हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, थैंक्स फॉर द वंडरफुल रिस्पांस। दोस्तों, फाड़ू चैट बुक और परम क्वेश्चन बैंक ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसके मल्टीपल रिवीजन आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, हमने पूरी फाड़ू चैट बुक 11 घंटे में रिवाइज की हुई है। बड़ा प्यारा वीडियो है, लेकिन वो काफी फास्ट है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनके लिए केक वॉक है, उनको बहुत मजा आता है। जिन्होंने रेगुलर बैच या जिन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड या बूस्टर बैच की है, उनके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है वो। ठीक है, लेकिन काफी बच्चों को वो नहीं जम पाता क्योंकि वो फास्ट होता है। इसी को ध्यान में रख के हमने और एक सीरीज लाई है बेटा। ये सीरीज में हम लोगों ने स्पीड स्लो कर दिया है और हल्का सा एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया है, तो उससे थोड़ा सा बेहतर है। आप इसको एक हाथ दो बार कर सकते हैं और फिर आप 11 घंटे वाली वीडियो के ऊपर आप जाइए। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा बैकग्राउंड के साथ में अच्छा डिस्कशन चाहते हैं तो अभी भी मैं बोलूंगा कि आप रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड या बूस्टर एक बार कर सकते हैं और फिर ये रिवीजन रिसोर्सेज आप यूज करते रहिए। मैं ये पूरे वीडियो में फाड़ू चार्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। अ, उसको आप यू कैन टेक इट फॉर, अभी तो 199 में अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में आपके घर पे मिल जाएगी। ठीक है, एंजॉय करिए। और आपको कैसा लगा जरूर प्लीज आपके प्यारे कमेंट्स डालिए। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और सबको बताइए सीरीज के बारे में ताकि सब इसका पूरा फायदा उठाए। चलिए बेटा, फर्स्ट शेड्यूल को अगर याद रखना है, उसके अंदर काफी सारे क्लॉजेस है, टोटल 19 क्लॉजेस है। तो ये बड़ा प्यारा सा शॉर्टकट है, इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक। सिर्फ इमेजेस पे ध्यान दीजिए क्योंकि इमेजेस दिमाग में फिट बैठ जाते हैं। थोड़ी सी फनी सी स्टोरी है। तो पहला आपका फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1। पहले आपको दिख रही है नरगिस व्हाइट कलर के ड्रेस में, उनके बाजू में दिख रहा है आपको परेश रावल, ब्लू कलर का चेक्स का शर्ट है। इमेज दिमाग में रखिए बेटा। फिर आलिया भट्ट, फोटो इतना समझ में नहीं आ रहा है, ब्लू कलर का ड्रेस है। और उसके बाद में हमारे व्हाइट कलर की शर्ट में है प्रभुदेवा। तो 4 हमारे एक्टर एक्ट्रेस हो गए बेटा। ठीक है, 4 हमारे क्लॉज हो गए। नरगिस, सीए फर्म के नाम के बिहाफ में कौन काम कर सकता है, ये क्लॉज नंबर 1 में दिया है। परेश रावल, सीए इन प्रैक्टिस किसको पे कर सकता है शेयर ऑफ द फीस, ये क्लॉज 2 में दिया है। आलिया भट्ट, सीए इन प्रैक्टिस किससे एक्सेप्ट कर सकता है शेयर ऑफ द फीस, ये क्लॉज 3 में दिया है। और प्रभुदेवा, सीए इन प्रैक्टिस किसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, ये क्लॉज 4 में दिया है। बेटा ये शॉर्टकट है, क्लॉज हम आगे देखेंगे। फिर इनकी 4 गाड़ियां हैं। अब देखिए, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, दिखना चाहिए आपको। उसके बाद आपकी थोड़ा सिल्वर मेटालिक कलर की ऑडी है। फिर ब्लैक कलर की डस्टर है, उस पे लिखा है डस्टर। और फिर थोड़ा ब्राउन कलर का आपका कैमरी है, टोयोटा कैमरी। तो बेटा और 4 क्लॉज हो गए। ठीक है, स्कॉर्पियो, सिक्योरिंग वर्क, एक सी इन प्रैक्टिस किस तरीके से काम को सिक्योर कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, उसके बारे में क्लॉज 5 में दिया हुआ है। फिर आपका ऑडी, एक सी इन प्रैक्टिस एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, उसके बारे में लिखा है। डस्टर, एक सी इन प्रैक्टिस क्या डेजिग्नेशन यूज कर सकता है, उसके बारे में लिखा है। फिर आपका कैमरी, सीए इन प्रैक्टिस को कम्युनिकेशन करना पड़ता है प्रीवियस ऑडिटर से। जब भी काम मिले पहले पुराने बंदे से बात करिए। ठीक है, उसके बारे में लिखा है। बेटा 8 क्लॉज हो गए। नरगिस, नाम वाली बात। परेश रावल, पेइंग शेयर ऑफ द फीस। आलिया भट्ट, एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस। प्रभुदेवा, पार्टनरशिप। स्कॉर्पियो, सिक्योरिंग वर्क वाली बात। आपका ऑडी, एडवर्टीजमेंट वाली बात। डस्टर, डेजिग्नेशन वाली बात। कैमरी, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर वाली बात। बेटा फनी लगेगा लेकिन ये आपके दिमाग में बैठेगा। फिर ये लोग 4 सिटीज घूमने जाते हैं। मंदिर जो है वो रांची का है। फोर्ट जो आपको दिख रहा है वो फिरोजाबाद का है। बॉम्बे आइकनिक होटल जो दिख रहा है वो बॉम्बे का है। और भगवान की मूर्ति वो शिरडी की है, साईं भगवान की मूर्ति शिरडी की है। तो आपका रांची, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट फुलफिल हुई क्या देखना पड़ता है। फिरोजाबाद, फीस परसेंटेज बेसिस में नहीं हो सकती, यहाँ पे लिखा है। एक सी इन प्रैक्टिस, दूसरा बिजनेस से ऑक्यूपेशन, बी फॉर बॉम्बे का बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता, यहाँ पे लिखा है। और कौन साइन कर सकता है फर्म के बिहाफ में, साइनिंग के बारे में क्लॉज 12 में लिखा है। 4 एक्टर एक्ट्रेस, 4 गाड़ियां और ये 4 सिटीज। तो बेटा बस इमेज रिकॉल करिए, क्लॉज नंबर अपने आप आएगा। क्लॉज नंबर याद रखना मुश्किल रहता है, इमेज याद रखना आसान होता है। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2, इट इज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन जॉब। आपको पहली मूवी दिख रही है वहां पे सलमान खान का एक था टाइगर, और बाजू में दिख रही है आशिकी 2। एक था टाइगर, जो बंदा सर्विस कर रहा है उसके एमोल्यूमेंट्स, सैलरी, बोनस, कमीशन वो किसी के साथ में शेयर कर सकता है क्या, क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। और एक सीए इन सर्विस क्या एक्सेप्ट कर सकता है कि दूसरों से कोई शेयर, ये क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। तो प्रैक्टिस वालों के लिए ऊपर वाला था और जॉब वालों के लिए पार्ट 2 नीचे वाला है। वहां पर भी पेइंग शेयर ऑफ द फीस, एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस की बात हुई थी। यहां पे भी पेइंग शेयर ऑफ द सैलरी, एक्सेप्टिंग शेयर
पेइंग और एक्सेप्टिंग दोनों की बात हो रही है, लेकिन ऊपर वाला प्रैक्टिस वालों के लिए, नीचे वाला सर्विस वालों के लिए। बेटा ये शॉर्टकट है, अगेन क्लॉज देखेंगे हम आगे। फिर फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 3 दोनों के लिए, चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और इन सर्विस दोनों के लिए, चार्ट अकाउंटेंट इन जनरल सबको एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे पहले आपको फाफड़ा दिख रहा है, भूख लगी तो फाफड़ा इन्होंने खाया, तीखा लगा तो इन्होंने सफेद कलर के रसगुल्ले खाए, और फिर भाई तीखा भी हो गया, मीठा भी हो गया, अब चाय हो जाए, टी, फाफड़ा, फेलो चार्ट अकाउंट के ऊपर क्लॉज है बेटा, रसगुल्ला, रिप्लाई नहीं करोगे तो इंस्टीट्यूट बुरा मान जाएगी, उसके ऊपर क्लॉज है बेटा, टेंडर, टेंडर में झूठी बातें लिखोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, क्लॉज 3। तो 3 यहाँ पे बता बेटा बातें कवर्ड है। फिर पार्ट 4, अगर पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ कहीं पर भी इम्प्रिजनमेंट होता है तो वो क्लॉज नंबर 1 में कवर्ड है, और अगर आप कोई ऐसा ना काम करते इसमें इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता है वो क्लॉज नंबर 2 में कवर्ड है बेटा। ये टोटल 19 क्लॉज थे। अगर आप ये तरीका आपके दिमाग में फिट रखेंगे तो फटाफट चीजें होती है बेटा। आइए क्लॉज 1 क्या बोलता है। क्लॉज को बोलने के दो दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव तरीके से बोलिए या निगेटिव तरीके से बोलिए। समझने के लिए पॉजिटिव तरीका आसान है, लेकिन एग्जाम में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो निगेटिव तरीके से। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बरकरार रखने के लिए क्लॉज 1 में लिखा है कि सीएसीए फर्म के ऑफिस में उनके नाम पे उनके बिहाफ में क्लाइंट को फाइनल सर्विसेज इंडिपेंडेंटली कौन दे सकता है, एक अच्छा व्यक्ति कौन है वो सीए इन प्रैक्टिस भी होना चाहिए और फर्म से जुड़ा होना चाहिए एज अ पार्टनर या फिर एज अ एम्प्लॉय। दो कंडीशन मैंडेटरी है, दोनों चीजें होनी चाहिए। इसी को निगेटिव तरीके से क्या बोलेंगे, सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ he allows any person other than the following to practice on behalf of their name। इनके अलावा किसी को नहीं। कौन होनी चाहिए वो, they should be, the person should be C in practice and plus they should be either partner of the firm or employee of the firm। ये दोनों कंडीशन है। पॉजिटिव तरीके से बोलो तो भी उसका वही मतलब निकलता है, निगेटिव तरीके से बोलो तो भी वही मतलब निकलता है। ये स्टैंडर्ड लाइन हमेशा आनी चाहिए, सी इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर उन्होंने इसके अलावा किसी और को अलाउ किया तो। ठीक है, ये बेटा हमने छोटे छोटे केसेस बहुत सिंपल से, इसी का मतलब एमबीए एमबीए फर्म में बैठकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अदर क्वालिफिकेशन वाले नहीं कर सकते, सीए विदाउट सीओपी नहीं, रिश्तेदार दोस्त नहीं, सीए एजेंट नहीं। ठीक है, प्रॉपर चार्ट अकाउंट्स लो तभी क्वालिटी को मेंटेन कर पाओगे। फिर दूसरा क्लॉज नंबर 2, पनिश और पेइंग शेयर द फीस। किसके साथ किसको हम पे कर सकते हैं शेयर द फीस, हमारा काम और हमारा पैसा किसके साथ शेयर कर सकते हैं, एथिकल लोग होने चाहिए। तो क्लॉज 2 में लिखा है सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बेटा ये जो फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है सब सीए इन प्रैक्टिस के लिए है। तो क्लॉज 2 में डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पेज और अग्रीज टू पे, इफ ही अलाउज टू डिडक्ट और अग्रीज टू अलाउज टू डिडक्ट एनी पार्ट ऑफ हिज फीस और प्रॉफिट्स टू पीपल अदर देन द फॉलोइंग। बस इतने लोग अलाउड है, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। मैंने बेटा इसकी ग्रुपिंग करके रखी है। पार्टनर रिलेटेड 3 लोग हैं, मेंबर रिलेटेड 3 लोग हैं और क्वालिफिकेशन रिलेटेड 1 पॉइंट है। आइए पार्टनर रिलेटेड 3 पॉइंट। आप एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपने फीस का पैसा और काम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लॉजिकल है, पार्टनर्स एथिकली होते हैं, आगे जाकर पढ़ेंगे। दूसरा, रिटायर्ड पार्टनर से बहुत कुछ सीखा, उनको भी शेयर कर सकते हैं। लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके लीगल हायर के साथ शेयर करते हैं, प्रोवाइडेड ये बात पहले से पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, एक बहुत नेचुरल चीज होनी चाहिए, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेंबर्स, मेंबर ऑफ आईसीए हुनर बुद्धिमान शक्तिमान है, उसके साथ काम और पैसा शेयर कर सकते हैं। फिर मेंबर्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज, यस कुछ अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ भी हम फीस शेयर कर सकते हैं। फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स के साथ भी शेयरिंग कर सकते हैं बेटा, और कुछ लोगों के बाद जिनके पास क्वालिफिकेशन है उनके साथ भी। तो 3 ग्रुप में बेटा आइए। अब पार्टनर्स में तो पूरी क्लैरिटी है। अब मेंबर्स की हम बात करते हैं, मेंबर ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज, फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज, क्वालिफिकेशन, ये 3 पॉइंट में और क्लैरिटी के लिए रेगुलेशन 53A है। 53A1 में लिस्ट दी हुई है मेंबर्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडी, 53A2 में लिस्ट दी हुई है मेंबर्स ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज, और 53A3 में लिस्ट दी हुई है मेंबर्स जिनके पास में क्वालिफिकेशन है। अब मैं बात करता हूं मेंबर्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज। अगर मैं बात करूंगा मेंबर्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज की, तो आईसीएस है, मेंबर ऑफ आईसीएस है, मतलब सीएस इंस्टीट्यूट के मेंबर, आप पूरा लिख सकते हैं, मेंबर ऑफ आईसीएस है, सीएस इंस्टीट्यूट। ठीक है, उस भाई सीए के साथ हम करते क्या, सीएस का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा फिर सीएमए का कोर्स करते हैं, मेंबर ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ इंडियन, ये 3 तो पॉपुलर है। 2 जो इतने पॉपुलर नहीं है, मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी, मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट। आप पूरा भी बोलिए, ऐसा भी बोलिए, चलेगा, जनरली केस स्टडी फॉर्म में आता है, दोनों फॉर्म चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स है, इनके साथ शेयर कर सकते हैं। फॉरेन बॉडीज,
जिन जिनके साथ में हमारा म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट है एमआरए, उन सब के साथ में वी कैन शेयर वर्क एंड फीस। क्वालिफिकेशंस की बात करें, क्वालिफिकेशंस मतलब दे हैव क्वालिफाइड द एग्जाम्स, लेकिन हो सकता है उनको अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली हो। पहले के 5 रिपीट होते हैं, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एक्चुअरी, आर्किटेक्ट, और आखिरी के 2 नए हैं, इंजीनियर्स और एमबीए। यस, इनको के साथ भी हमारा काम बिंदास बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जब हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ और आईसीआई। इंडियन लॉ ने बोलना चाहिए कि यस, हम इस डिग्री को इंडिया में एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। इंडियन लॉ के हिसाब से इट इज अ वैलिड डिग्री। या सीए इंस्टीट्यूट ने बोलना चाहिए। अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आप कोर्सेज करोगे, कोई किसी ने कोर्स किया है, उनके साथ शेयरिंग नहीं हो पाएगी। फॉरेन इंस्टीट्यूट कोर्सेज के साथ भी नहीं हो पाएगी। इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ और आईसीआई। एग्जाम में उन्होंने बोला लोकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने इंटरप्रेट किया लोकल यूनिवर्सिटी मतलब, लोकल यूनिवर्सिटी मतलब अ, उन्होंने बोला कि वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल के एक किया था सॉल्व। इसका मतलब समझना, लोकल यूनिवर्सिटी मतलब अनरिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है, प्रॉपर अप्रूवल नहीं है, ऐसा मानेंगे। आइए, इसी का मतलब एम्प्लॉय और आर्टिकल्स, अज्यूम कर, हम जब भी अजम्पशन लेना है ऐसा अजम्पशन लेते हैं ताकि गिल्टी हो। ये लोग सीएस नहीं, चार्ट अकाउंट्स नहीं है, एम्प्लॉय के साथ में शेयरिंग नहीं कर सकते आप, आर्टिकल के साथ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स हर भाई लिस्ट में ही नहीं आता, ठीक है। फैमिली को पैसा शेयर कर रहे हो, वो प्रोफेशनल शेयरिंग नहीं है, पर्सनल डिसीजन है, एप्लीकेशन ऑफ मनी है, जो करना है करिए, एब्सोल्युटली फाइन। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर तुम काम करोगे, जैसे ऑडिट करोगे, उसका कुछ परसेंट, 2, 4, 5% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा फंड में, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों का एजुकेशन हो सके। ये कोई वॉलंटरी शेयरिंग नहीं, हमारी इच्छा से नहीं कर रही है, मैंडेटरी शेयरिंग, इट्स लाइक टैक्सेस। बिंदास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास करिए। इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में काफी बार पूछा गया। अब एक बहुत यूनिक सिचुएशन आती है कि सपोज एक सिंगल पार्टनर, एक सिंगल प्रोपराइटर थे, उनकी डेथ हो गई, या 2 पार्टनर या 3 पार्टनर थे, पार्टनरशिप के सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई। बड़ी अजीब सिचुएशन है। अब कोई आता है न्यू सी और बोलता है कि मैं प्रैक्टिस टेक ओवर करना चाहता हूँ, नाम टेक ओवर करना चाहता हूँ, फाइल टेक ओवर करना चाहता हूँ, और लीगल हायर को पैसे देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है यार, उसका भी भला, इनका भला, सबका भला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नया बंदा बोलेगा कि मैं आपको शेयर ऑफ द फीस दूंगा, तो नहीं चलेगा। क्यों? कि जो नया बंदा आया और जिनकी डेथ हुई, इनके बीच में कभी पार्टनरशिप का रिलेशनशिप ही नहीं था। तो जब इस तरीके से पूरा फर्म का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो नया बंदा शेयरिंग ऑफ फीस नहीं कर सकता है। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे बोलेगा कि भाई ये ले लीजिए फर्म का नाम, फाइल्स, क्लाइंट की डिटेल्स आप रखिए, फाइल्स आपके पास रखिए। इसको बोलते हैं सेल ऑफ गुडविल, ट्रांसफर ऑफ गुडविल। बदले में फिक्स्ड अमाउंट चलेगा। सी इंस्टीट्यूट ने बोला कि ऐसे सिचुएशन में, क्या सिचुएशन, एक प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए या सभी पार्टनर्स की डेथ हो जाए, ये यूनिक सिचुएशन में ट्रांसफर ऑफ गुडविल होगा, उसमें शेयरिंग ऑफ फीस नहीं होगी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, अमाउंट फिक्स्ड होगा। या तो लमसम पेमेंट किया जाए या फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाए, लेकिन कहीं पर भी फीस और प्रॉफिट के साथ लिंक्ड नहीं होना चाहिए। फिर टाइम लिमिट, सी इंस्टीट्यूट ने बोला 1 साल तक हम लोग फर्म का नाम अबेयंस में रखेंगे, होल्ड में रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। 1 साल के अंदर लीगल हायर्स को एक अच्छे बंदे को ढूंढकर फाइनलाइज करके ट्रांसफर ऑफ गुडविल कर दीजिए। अगर लीगल हायर्स के बीच में डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, तो सी इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करिए, और सी इंस्टीट्यूट उसको होल्ड पे रखेगा जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता, उसके 1 साल तक वो होल्ड पे रखेगा। तो अगर कभी डिस्प्यूट, तो इंस्टीट्यूट को बता दीजिए, वो होल्ड पे रखेंगे चीजों को। जैसे हमने पेइंग शेयर ऑफ द फीस की बात की थी, वैसे ही एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस की। कौन से लोगों से हम काम और पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो सी इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम पीपल अदर देन द फॉलोइंग। वही 3 ग्रुप बेटा। पहले पार्टनरशिप वाला ग्रुप था, उसको इन्होंने रिपीट नहीं, बिकॉज अंडरस्टूड है। अगर हम एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे सकते हैं, मतलब वो ले भी सकता है। रिटायर्ड पार्टनर से लेने का सवाल नहीं उठता, इसलिए वो पॉइंट छोड़ दो। लीगल हायर से पैसे लेने का सवाल नहीं उठता, इसलिए वो छोड़ दो। जो इलॉजिकल चीजों को कवर करने की जरूरत नहीं। जैसे वहां पे 3 ग्रुप थे, यहां पर भी है। पहला पार्टनर रिलेटेड उन्हें कुछ बोला नहीं है, बिकॉज एक बात अंडरस्टूड है और 2 बातों में लॉजिक नहीं है। फिर मेंबर रिलेटेड सेम, हम एक चार्ट अकाउंटेंट से काम और पैसा ले सकते हैं। फिर इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज सेम 53A1, मेंबर्स ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल बॉडी 53A2, और क्वालिफिकेशन 53A3। इन शॉर्ट, जितने लोगों को पे कर सकते हैं, ऑलमोस्ट उतने ही लोगों से हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सीएसीएस ने बोला या फिर सी और एडवोकेट ने बोला हम एक में को काम शेयर करेंगे, रेफरल फीस देंगे। मैंने तेरे को क्लाइंट भेजा 10% दे, तूने मुझे क्लाइंट भेजा, मैं तेरे को 10% दूंगा। एब्सोल्युटली फाइन बेटा, अलाउड है। रेफरल करना एक में को और फीस की शेयरिंग करना एब्सोल्युटली फाइन। पे करना क्लॉज 2 में अलाउड है और एक्सेप्ट करना क्लॉज 3 में अलाउड है।
ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 की अगर बात करें बेटा, तो ये इंस्टीट्यूट चाहता है, लॉ चाहता है कि बहुत अच्छे लोगों के साथ में, एथिकल लोगों के साथ में पार्टनरशिप हो, क्योंकि उसका इफेक्ट डायरेक्ट प्रैक्टिस में आता है। तो सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो पार्टनरशिप करता है इंडिया में, इंडिया के बाहर, विथ पीपल अदर देन द फॉलोइंग। इन शॉर्ट, इन लोगों के साथ में ही पार्टनरशिप अलाउड है। दो सेट ऑफ पीपल है, मेंबर रिलेटेड लोग, जैसे हमने क्लॉज 2 और 3 में पढ़ा था, वैसे ही भाई पार्टनरशिप किससे कर सकते हैं उसकी बात करें, इसलिए पार्टनर रिलेटेड जो पॉइंट था वो नहीं आएगा, सीधा मेंबर रिलेटेड पॉइंट। नंबर 1, ये बंदे पार्टनरशिप कर सकते हैं मेंबर ऑफ आईसीएआई हु इज इन प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ वो चार्ट अकाउंटेंट जो खुद प्रैक्टिस कर रहा हो, जिसके पास में सीओपी हो, उसके साथ। दूसरा, मेंबर ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज, जैसे पहले भी था मेंबर ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज, लेकिन एक फर्क हुआ है। पहले इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज की लिस्ट क्लॉज 2 और 3 में रेगुलेशन 53A में दी थी। पार्टनरशिप के लिए जो लिस्ट दी हुई है इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज की, वो रेगुलेशन 53B में है। पहले 5 तो सेम ही है, member of CS Institute, member of CMA Institute, member of Bar Council of India, member of Indian Institute of Actuary, member of Indian Institute of Architecture, member of Indian Institute of Engineering। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एक एडिशन है, जो कि ऐसा कोई बहुत बड़ा एडिशन नहीं है। इंजीनियर्स के साथ में हम पैसे की शेयरिंग कर सकते हैं, ये तो पहले से ही था क्लॉज 2 और 3 में। फिर मेंबर ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज, ऐसे जितने भी फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज है जिनके साथ में हमारा MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट साइंड है, उनके साथ में। तो लगभग वैसे ही मेंबर में 3 तरह के लोग हैं जिनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। फिर जिनके पास क्वालिफिकेशन है, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं तो जिनके पास में, ठीक है, क्वालिफिकेशंस है, उनके साथ में भी हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। ऐसा क्लॉज, बेयर क्लॉज पढ़ के समझ में आता है। और रेगुलेशन 53A का जो 53A3 का जो लिस्ट है, वहां पे लिखा हुआ है कि ये जो क्वालिफिकेशन की लिस्ट है क्लॉज 2 और 3 के लिए तो है, क्लॉज 4 के लिए भी है। तो ये पढ़ के समझ में आता है कि ये पढ़ के हमको ये पढ़ के बेटा हमको समझ में आता है कि ठीक है, जो लोग मेंबर्स हैं उनके साथ भी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, और जो क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। लिटिल इंटरप्रिटेशन, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है बेटा। आइए, तो क्या हम पार्टनरशिप सही में कर सकते हैं एमबीए और अदर क्वालिफाइड के साथ में? अगर एज पर लिटिल इंटरप्रिटेशन में देखो, क्लॉज के अंदर क्वालिफिकेशन की बात की है, रेगुलेशन 53A क्लॉज 3 के अंदर क्लॉज 4 के बाद, मतलब क्लॉज 4 की बात की है, मतलब उसको पढ़ के ऐसा समझ में आता है एमबीए और बाकी जो क्वालिफाइड लोग हैं, 7 तरह के क्वालिफिकेशंस है, 7 तरह के जो क्वालिफिकेशंस है बेटा, ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली उनके साथ में एज पर आपका लिटिल इंटरप्रिटेशन, उनके साथ में हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन आईसीएआई ने बेटा एक एफएक्यू निकाला है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म के ऊपर, एमडीपी के ऊपर। मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म मतलब एक फर्म जहां पे अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रोफेशन के पार्टनर्स हो, वो निकाला है। और उसके अंदर उन्हें बोला कि एमबीए के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अगर एमबीए के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब बाकी भी क्वालिफाइड लोग के साथ में नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला, उसका बैकग्राउंड लॉजिक ये हो सकता है कि भाई देखो, पार्टनरशिप के लिए खास 53B करके रेगुलेशन है, 53B करके रेगुलेशन है, उसकी बात करो। उसमें क्वालिफिकेशन की बात नहीं की है, तो उनके साथ, क्वालिफाइड लोगों के साथ पार्टनरशिप मत करो, ऐसा उनकी सोच है। इन शॉर्ट, क्लॉज और 53A को देखकर लगता है पार्टनरशिप कर सकते हैं, एफएक्यू को लगता है देखकर कि नहीं कर सकते। आप दोनों लिखिए कि भाई लिटिल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लगता है, एफएक्यू के हिसाब से नहीं लगता है। फाइनल आंसर इज नहीं कर सकते। फाइनल, क्योंकि जिन लोगों ने एफएक्यू बनाया सोच समझ के ही बनाया होगा। तो इन शॉर्ट, आज की डेट में अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, तो पार्टनरशिप कैन बी डन ओनली विथ मेंबर रिलेटेड लोगों के साथ में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन है तो पूरा बताइए। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ने काफी समय से इस क्लॉज पे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। फॉरेन प्रोफेशनल्स, ऑफ कोर्स फॉरेन प्रोफेशनल जिनके साथ में एमआरए, उनके साथ में तो हम पार्टनरशिप कर ही सकते हैं।
और जो लोग एमआरए के अंदर इंडिया के मेंबर बने, सी इंस्टीट्यूट के मेंबर बने, उनके साथ भी कर ही सकते, क्लैरिफिक बिल्कुल कर सकते। एमडीपी, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप के बारे में बोला है कि भाई इन सीए इन प्रैक्टिस के साथ साथ ये इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज, फॉरेन प्रोफेशन में सबके साथ में कर लो, मतलब एक ही फॉर्म में सभी तरह के लोग आएंगे, उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप। अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक उसके गाइडलाइंस नहीं आए हैं और सामने वाले इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में इसको अलाउ नहीं किया है, तो प्रैक्टिकल लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं है। करेक्ट, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे एग्जाम में। नंबर ऑफ पार्टनर्स, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 464 बोलता है ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नड है बाय एनी स्पेशल एक्ट तो फिर आपको लिमिट नहीं लगती, बिकॉज सीए फॉर्म्स आर गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, सी एक्ट, हमको लिमिट नहीं लगती बेटा। क्लॉज 5 आपका स्कॉर्पियो करके शॉर्टकट है, स्कॉर्पियो में आपका क्लॉज 5 ये हमको दो चीजें बताता है कि एक सीए इन प्रैक्टिस के लिए, सीए इन प्रैक्टिस प्रोप्राइटर फर्म हो जो भी हो, इनके लिए काम कौन लगता है, हु कैन ब्रिंग द वर्क, who can bring the work, secure the work, obtain the work, and how they can bring the work, दो चीजों के बारे में बोला। क्या बोला, you will be deemed to be guilty of professional misconduct अगर अदर देन द फॉलोइंग पर्सन ब्रिंग द वर्क, मतलब सिर्फ दो ही लोग काम ला सकते। फर्म के लिए पार्टनर्स जा जाके पर्सनल नेटवर्किंग कर करके, माउथ पब्लिसिटी करवा करवा के, या फिर एम्प्लॉय, पार्टनर एम्प्लॉय सिर्फ काम ला सकते, इसी का मतलब एजेंट काम नहीं ला सकता। दूसरी बात, कैसे, इनको एथिकल मींस यूज करने पड़ेंगे, अदर देन एथिकल, जैसे ब्राइब देना, डराना धमकाना, कोर्शन करना, ब्लैकमेल, ये सब अलाउड नहीं है। बाकी जो क्लॉजेस 2, 3, 4 चल रहे, जैसे चल रहे वैसे चल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2, 3, 4 पे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस था कि एक चार्ट अकाउंट मल्टीपल बैंक से लोन लेता है और फिर जब रीपेमेंट की बारी आती है तो बोलता है पैसे नहीं है, काम करवा लो। ठीक है, जैसे खाना खाने के बाद पैसे नहीं है, बर्तन मंजवा लो, काम करवा लो। बोले ये काम ऑब्टेन करने का सही तरीका नहीं है, मिसकंडक्ट। जब आप काम मांगने जाओगे तो आपको क्लॉज 6 और 7 को भी फॉलो करना पड़ेगा, जो आगे पढ़ने वाले। ठीक है, आइए क्लॉज 6, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लॉज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। यहां लिखा है सी इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सॉलिसिट करता है, अट्रैक्ट करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू फॉलोइंग मीन्स। थोड़ा इज्जत वाला काम है, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग वोर्डिंग, होर्डिंग वोर्डिंग लगाना, रेडियो एड चलाना, नॉट अलाउड। उससे नीचे गिर गया, इंटरव्यू देना जगह जगह पर, इंटरव्यू में काम मांगना, तो आ जाओ हमारे पास, काम करवा देंगे, करवा देंगे, नॉट अलाउड। उससे भी नीचे गिर गए, सर्कुलर्स, पैम्पलेट छाप करके डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, बंटवारे हो जगह जगह पे, नॉट अलाउड। उससे भी नीचे गिर गए, फोन करके मैं नया नया सीए बनाऊं, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, ये चीजें अलाउड नहीं है। अपने पर्सनल गुडविल, माउथ पब्लिसिटी, रेपुटेशन से काम मिलना चाहिए, ऐसी उनकी सोच है। दो एक्सेप्शन है, यू कैन ऑलवेज गो टू अनदर सी इन प्रैक्टिस, उनके पास जाकर उनको बोल सकते प्लीज मुझे काम दे दीजिए, यू कैन ऑलवेज डू दैट। दूसरा, अगर मार्केट में टेंडर्स है सीए सर्विसेज के लिए, अपने सीए रिलेटेड सर्विस का टेंडर है, या फिर आपको कोई प्रोफेशनल इंक्वायरी करता है कि थोड़ा बताइए आप क्या सर्विसेज देते हो, कैसे देते हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, प्रेजेंटेशन दीजिए, बिंदास आप जाकर, ये दो एक्सेप्शन है भैया। टेंडर होगा, बिंदास अप्लाई करिए, प्रोफेशनल इंक्वायरी बिंदास बताइए आप, यू कैन गो टू अनदर सी इन प्रैक्टिस, यू कैन अप्लाई फॉर टेंडर्स एंड प्रोफेशनल इंक्वायरी, दो एक्सेप्शन है। अब बेटा पूरी कहानी है क्लॉज 6 की, क्लैरिफिकेशन की। क्लॉज में इतना सा लिखा है, क्लैरिफिकेशन में इतना सारा लिखा है, क्योंकि ये क्लॉज बहुत पुराना है और ये क्लैरिफिकेशन 75 सालों में थोड़े थोड़े करके इशू हुए। कभी कभी क्लॉज से बहुत ज्यादा लिखा है, क्लॉज के अगेंस्ट लिखा है। बेटा पूरा गेम क्लैरिफिकेशंस को याद रखने का है। अगर क्लैरिफिकेशंस आपको याद है, क्लैरिफिकेशन में कवर्ड है, क्लॉज 6 लगेगा, क्लॉज 7 के क्लैरिफिकेशन में कवर्ड है, क्लॉज 7 लगेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज नॉट इंटरप्रिटेशन बेस्ड। ठीक है, इट इज क्लैरिफिकेशन बेस्ड, नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉज बट क्लैरिफिकेशन ऑफ द क्लॉज 6 या गाइडलाइंस क्लैरिफिकेशन ऑफ क्लॉज 6, आप ऐसा बोलिए। एक बड़ा शॉर्टकट बनाए, लेकिन आप इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सी ए टाइगर और सी एस रैबिट, करंट बॉलीवुड पीपी मैनेजर्स, करंट बॉलीवुड पीपी मैनेजर्स करते हैं, ऐसा शॉर्टकट है बेटा, याद रखने की जरूरत नहीं है। सी फॉर क्लाइंट, जो क्लाइंट्स है प्रीवियस एम्प्लॉयर के, आप जहां पे पहले काम करते हो उनके जो क्लाइंट्स थे, प्लीज उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉलिसिटिंग करना, बहुत कैनवसिंग करना, अपनी तारीफें करना, तारीफों के पुल बांधना, उनको कन्विंस करके खींच के लेकर आना, ऐसा मत करिए। इट विल बी मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 6। टी फॉर टेंडर, अगर आपको टेंडर के बारे में पता चलता है, प्रोफेशनल इंक्वायरी आती है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, वो तो एक्सेप्शन में कवर्ड है।
लेकिन यहाँ पे बेटा 3 बातें। पहले मिनिमम फीस, अगर जो एरिया के बारे में टेंडर इंक्वायरी है वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए रिजर्व, जैसे कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट या कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो अकड़ में रहिए, एटीट्यूड में रहिए। डोंट अप्लाई जब तक ये टेंडर और इंक्वायरी में मिनिमम फीस नहीं दिया जाता, वो भी मिनिमम फीस विच इज एज पर साइज एंड नेचर ऑफ द वर्क। अपने एरिया की बात चल रही है क्या, चौड़ में रहो, अकड़ में रहो, एटीट्यूड में रहो। अगर कोई ऐसा एरिया विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग, रिटर्न फाइलिंग, कंसल्टेंसी, ये सीए भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, सीए में कर सकता है, ग्रेजुएट कर सकता है, जीएसटी पे कोई भी कर सकता है, अकड़ छोड़ दो, कोई मिनिमम फीस की जरूरत नहीं। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये मिनिमम फीस का है। एक्सक्लूसिव एरियाज में मिनिमम फीस चाहिए, उसके बिना अप्लाई नहीं करेंगे। नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज में मिनिमम फीस की जरूरत नहीं है। सेकंड बात है ईएमडी की, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। लोग सीरियस कैंडिडेट्स चाहते हैं इसलिए ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, बिल्कुल पे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत एग्जॉर्बिटेंट लगे तो केस टू केस बेसिस में आप जाइए एथिकल सैंड बोर्ड के पास, उनको कंप्लेन करिए। तीसरी चीज, जब भी आप टेंडर इंक्वायरी में कोट करते हो फीस, ठीक है, आप कोट करते हो तो आपके पास एक कॉस्ट शीट होनी चाहिए, बेसिस होना चाहिए, भाई कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कैसे कैलकुलेशन निकाला। सीए इंस्टीट्यूट जानना चाहती है कि आपकी कॉस्ट शीट कैसी है। तो 3 बार ध्यान रखना, मिनिमम फीस एक्सक्लूसिव एरियाज में लगती है, नॉन में नहीं लगती है, ईएमडी इज एब्सोल्युटली फाइन, एंड कॉस्ट शीट मेंटेन करना जरूरी है कि किसके बेस पे आपने अप्लाई किया। फिर सीए टाइगर टी आई बेटा इंटरव्यूज, अगर आपको आपको टीवी पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, पॉडकास्ट में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जाइए, अपना नॉलेज झलकाइए। आपके नाम के नीचे फर्म का नेम अलाउड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम के नीचे फर्म का नाम अलाउड रहना, बट कहीं पर भी आपकी आपके फर्म की पब्लिसिटी हाईलाइटिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेल नोन फर्म है, बिग फर्म है, एक्सपीरियंस्ड है, इंटरनेशनल है, ये है, फलाना है, ठिकाना है ना। अगर तारीफें हो गई तो गए काम से। बेटा ऐसे तो तारीफें नहीं करना क्लॉज 7 में लिखा है, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू इज कवर्ड इन क्लैरिफिकेशन, इंटरव्यू इज कवर्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ क्लॉज 6 ही लिखना पड़ेगा, ये क्लैरिफिकेशन लिखना पड़ेगा, वही लगाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टीवी में अपीयर हो रहे हो, इंटरनेट पे अपीयर हो रहे हो, अगर आप कोई इंटरव्यू नहीं सिर्फ अपीयर कर रहे हो, जैसे पोपटलाल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो क्लॉज 7 लगता है बेटा, और फर्म नेम इज नॉट अलाउड। ग्रीटिंग कार्ड्स, आप ग्रीटिंग कार्ड्स भेजना चाहते हो, इनविटेशन भेजना चाहते हो, लोगों को बिंदास भेजिए, अलाउड है। कुछ कंडीशन, नंबर 1, ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे, त्योहार, फेस्टिवल जो भी भेजना है या इनविटेशन, पहले तो सिर्फ आरएफसी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स, सिर्फ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स को जाएगा भाई, आपके जो मेंबर जो भी उनके। और इनविटेशन में और एक कंडीशन है, सारे इनविटेशंस में आप अगर ये भेज रहे हो, आपका डेजिग्नेशन चार्ट अकाउंट और फर्म के नाम के साथ, अगर ऐसा आप चाहते हो, भाई पर्सनली तो कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चार्ट अकाउंट डेजिग्नेशन डालना चाहते हो, फर्म का नाम डालना चाहते हो, तो इन लोगों को ही जाएगा ताकि मिसयूज ना हो। और 4 ओकेजन पे सिर्फ इनविटेशन तो और भी स्ट्रिक्ट कर दिया, 4 ही ओकेजन, सीए बनने के बाद रिलीजियस सेरेमनी, सीए एक फर्म का नाम डाल सकते हो, फिर आप ऑफिस ओपन करोगे डाल सकते हो, वेडिंग कार्ड, आपका खुद का वेडिंग कार्ड, भाई फैमिली मेंबर्स का नहीं, डाल सकते हो। चेंज इन ऑफिस, बिल्कुल देखो सीक्वेंस में, पहले रिलीजियस भगवान का शुक्रिया अदा किया, फिर ऑफिस खोला, फिर शादी की, फिर नया ऑफिस लिया। फिर एम्पैनलमेंट, पैनल मतलब लिस्ट होती है, बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट्स लिस्ट मेंटेन करते हैं चार्ट अकाउंटेंट्स का। चार्ट अकाउंटेंट्स कैन गो एंड अप्लाई एंड गेट देयर नेम इंक्लूड इन द पैनल, उसको एम्पैनलमेंट बोलते हैं। चार्ट अकाउंट्स कैन ऑलवेज गो एंड एम्पैनल देमसेल्व्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे 2 बातें, पहले उनको प्रायर नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा पैनल एग्जिस्ट करता है, इट शुड नॉट बी अ रोविंग इंक्वायरी, हजारों आपने आपके फर्म का प्रोफाइल छाप दिया, सबको भेज दिया, पैनल है तो ले लो, पैनल है तो ले लो, ऐसा नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए ऐसा पैनल था, उसका पूरा नॉलेज था, आपने न्यूज़पेपर ऐड देखी थी, वेबसाइट पे चेक किया था, ठीक है, आपने कंफर्म किया था आपके कलीग से, और फिर आप अप्लाई कर रहे हो, वैसा होना चाहिए। और दूसरा, आपकी फीस मेनू कार्ड जैसे साइक्लोस्टाइल, जेरोक्स कॉपी बल्क में, इसका इतना, इसका ऐसा नहीं जाएगा। फीस मांगेंगे तो लिख कर भेजो, जितना मांगा है उतना लिख कर भेजो, ठीक है। देन आर फॉर रिप्रेजेंटेशन, अगर रिमूवल एट एजीएम हो रहा है बेटा, इफ रिमूवल इज हैपनिंग एट एजीएम,
तो चार्ट अकाउंटेंट के पास में, ऑडिटर के पास में राइट होता है कि वो रिप्रेजेंटेशन लेटर लिख करके अपने मन की बात बता सकता है सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में। बिल्कुल बताइए। बट सिर्फ 3 चीजें अलाउड है। आईसीडब्ल्यू, आपने इंडिपेंडेंटली काम किया ये बोलो, आपने कंसेंटेशियसली काम किया, मतलब केयरफुली, केयरफुल वर्ड यूज किया तो भी चलेगा, आपने काम किया, एंड विलिंगनेस टू गेट अपॉइंटेड, आप रेडी हो अभी भी आगे के अपॉइंटमेंट्स के लिए, इतना ही अलाउड है। कोई नीडलेस पब्लिसिटी नहीं, मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया, मैंने वैसा काम किया, इतना फायदा किया, उतना फायदा किया, फलाना ठिकाना, खुद की पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल कहानियां, या डिफेम करना कंपनी के ऑफिसर्स को, ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। रिप्रेजेंटेशन लेटर को केयरफुली आप यूज करिए। फिर सीकिंग वर्क फ्रॉम प्रोफेशनल कलीग्स, बिल्कुल अलाउड है। यू कैन ऑलवेज गो टू अदर सी इन प्रैक्टिस, काम मांगने के लिए जा सकते हो, लेकिन मीडियम कौन सा यूज करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप विजिट्स करना, कॉल्स करना, एसएमएस करना, व्हाट्सएप करना, एब्सोल्युटली फाइन, जब तक कम्युनिकेशन चार्ट अकाउंटेंट्स को ही जा रहा है, एब्सोल्युटली फाइन। आप क्या बल्क कॉलिंग कर सकते हो, बहुत से लोगों को एक साथ कॉल करना, बहुत से लोगों को एक साथ एसएमएस, बहुत से लोगों को एक साथ व्हाट्सएप, बहुत से लोगों को एक साथ ईमेलिंग, अलाउड है बेटा, एब्सोल्युटली फाइन। बल्क कम्युनिकेशन, लेकिन मास लेवल कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर में छाप दिया, सभी चार्ट अकाउंटेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं मुझे काम दीजिए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, आपने होर्डिंग लगा दी, ये नहीं चलेगा भाई। मास लेवल कम्युनिकेशन विच इज ओपन फॉर एवरीवन अदर देन चार्ट अकाउंटेंट्स आल्सो, ये तो आप क्या इनडायरेक्टली खुद की मार्केटिंग कर ज्यादा होशियार बन रहे हो, नहीं। तो ध्यान रखिएगा बेटा। तो दिस क्लैरिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, एक छोटा सा चेंज कर लीजिए। हमने पब्लिक इंटरव्यू में बोला था कि आप फर्म का नाम बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला था कि अगर आप टीवी के ऊपर, फिल्म्स के अंदर, इंटरनेट पे, कहीं पे अगर आप अपीयर होते हो, जैसे आप टॉक शो पे जा रहे हो, लेक्चर्स दे रहे हो, डिबेट कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, वो क्लॉज 7 में कवर होता है, आएगा अभी, क्लॉज 7 में कवर होता है वो। वहां पे फर्म नेम इज नॉट अलाउड लिखा था बेटा, वो नॉट कट कर दीजिए, अलाउड है। फर्म नेम बिल्कुल अच्छे से वहां पर भी अलाउड है बेटा, ठीक है। जहां पर आप कोई टेक्निकल बात ही नहीं कर रहे, सीए की कोई बात ही नहीं कर रहे, जैसे पोपटलाल है तारक मेहता में, वहां फर्म नेम डालना पब्लिसिटी हो जाएगा, नॉट अलाउड हो जाएगा। जब तक आप टेक्निकल बातें कर रहे हो, सीए वाली बातें कर रहे हो, फर्म का नाम बिल्कुल आ सकता है। तो एक छोटा सा चेंज है बेटा, वो कर लीजिए। आई नाउ क्लॉज नंबर 6 के क्लैरिफिकेशन आगे बढ़ाते हैं। स्पॉन्सर, सीए इन प्रैक्टिस कभी कोई इवेंट स्पॉन्सर नहीं कर सकता, खास करके अपने खुद के नाम के नीचे चार्ट अकाउंटेंट लिखना, फर्म का नाम लिखना, ऐसा कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल स्पॉन्सरशिप, हम बेटा प्रोफेशनल स्पॉन्सरशिप की बात करें, पर्सनल स्पॉन्सरशिप तो जैसी है वैसी चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनल स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता, इसका एक्सेप्शन है 2C। पहला, अगर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन जो सभी चार्ट अकाउंटेंट्स को करना पड़ता है सीए बनने के बाद में, वो वाला कोई अगर प्रोग्राम है और सीए इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है, वो अप्रूव करता है कि ठीक है आप स्पॉन्सर करिए सीपी प्रोग्राम, और सीपी डायरेक्टर भी अप्रूव कर रहे हैं, तो उसका स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। या फिर कोई सीएसआर एक्टिविटी वाला चीज है, वो स्पॉन्सर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी शर्त है, फर्म का नाम नहीं आएगा, सिर्फ सीए का नाम आएगा, वो चार्ट अकाउंटेंट है वो आएगा, फर्म का नाम नहीं आने वाला बेटा। तो प्रोफेशनल स्पॉन्सरशिप इज स्ट्रिक्टली नो नो, 2 एक्सेप्शंस आर देयर, 2 C's, उसमें भी सीए का नाम आएगा, चार्ट अकाउंटेंट, फर्म का नाम नहीं आएगा। देन रोविंग इंक्वायरी, हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा, आप एम्पैनलमेंट के लिए सबको लेटर्स भेज रहे हो कि भाई मुझे पैनल में इंक्लूड, अगर पैनल हो तो इंक्लूड करवा लो, जैसे एम्पैनलमेंट में रोविंग इंक्वायरी अलाउड नहीं, वैसे ही किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए रोविंग इंक्वायरी करना मतलब अनसॉलिसिटेड, किसने कुछ मांगा नहीं, पूछा नहीं, आपको कुछ पता नहीं, फिर भी आप सबको लेटर्स लिख रहे हो, सर्कुलर्स भेज रहे हो कि भाई सर्विस चाहिए तो ले लो, सर्विस चाहिए तो ले लो, ऑडिट चाहिए तो करवा लो, ये भैया रोविंग इंक्वायरी वाला काम मत करो, अलाउड नहीं है। क्लॉज 6 के क्लैरिफिकेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल वर्क, आपको एक चार्ट अकाउंटेंट लेकर गया और अपने क्लाइंट से मिलवाया, बड़ा प्यारा क्लाइंट था, बहुत बढ़िया था। कुछ दिनों बाद वो क्लाइंट आता है और आपको ऑफर करता है वो काम जो आपका ओरिजिनल चार्ट अकाउंटेंट कर रहा था। इफ क्लाइंट ऑफर्स ओरिजिनल वर्क विच वॉज परफॉर्म्ड बाय द ओरिजिनल चार्ट अकाउंटेंट, ठीक है, तो बहुत ही बुरी बात है। मतलब वो क्लाइंट पीठ पीछे खंजर मार रहा है, चाकू मार रहा है ओरिजिनल सीए को। प्लीज ऐसा काम आप
डायरेक्टली एक्सेप्ट मत करिए, आप उसको बोलिए प्लीज पहले उसको कम्युनिकेट करो, इन्फॉर्म करो, उसके थ्रू उसको इन्फॉर्म करो, फिर ही मेरे पास आना, पीठ पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। इसको टेक्निकली बोलते हैं वर्क एमिनेटिंग, एमिनेटिंग मतलब कमिंग, वर्क एमिनेटिंग फ्रॉम अ कॉन्टैक्ट, फ्रॉम अ क्लाइंट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अनदर चार्ट अकाउंटेंट। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, अगर ओरिजिनल काम आ रहा है तभी ये रिस्ट्रिक्शन लगता है, अगर कोई नया काम आ रहा है ऑल टुगेदर तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। भैया बिंदास बुक्स लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, प्रेजेंटेशन, उस पर आपका नाम आ सकता है, आपके फर्म का नाम भी आ सकता है, अलाउड है। चिंता मत करिए, जहां जहां पे फर्म का नाम अलाउड है उसकी लिस्ट मैंने आखिरी में दी हुई है। ठीक है, तो बुक्स, प्रेजेंटेशन, आपका नाम, फर्म का नाम, लेकिन प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट मत करना। आपके सीए के मार्क्स, आपका रैंक, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज, प्लीज उसको हाईलाइट मत करिए, नहीं तो फंस जाएंगे। ऐसा ही केस भी है बेटा जिसमें सब बराबर चल रहा था, लेकिन अपना एक्सपीरियंस बताकर, अपनी एक्सपर्टीज बताकर, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट करके बंदा फंस गया। टीचिंग, यस, एक चार्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस बिल्कुल पढ़ा सकता है, और कैसे पढ़ा सकता है ये क्लॉज नंबर 11 और रेगुलेशन 190A में दिया हुआ है। कहीं कहीं पे पढ़ाने के लिए सी इंस्टीट्यूट से परमिशन भी लगती है तो ले लेंगे। लेकिन यहां पे क्या बात की है, अगर टीचिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो टीचिंग की एडवर्टीजमेंट्स होती है, और वो टीचिंग एडवर्टीजमेंट में अगर चार्ट अकाउंटेंट का नाम फोटो आता है तो उसको सीए इंस्टीट्यूट बोलता है दैट इट इज इनडायरेक्टली सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क, ये उसके प्रैक्टिस की पब्लिसिटी होती है। इसीलिए जब भी कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट अपना एड देता है, मे बी होर्डिंग के ऊपर, रेडियो के ऊपर, न्यूज़पेपर के अंदर, बैनर, पैम्पलेट, कहीं पर भी सीए का नाम, उसका फोटो नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट वो जो अपने इंस्टीट्यूट के सामने इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगाते हैं वहां पर भी नहीं आना चाहिए, बस इंस्टीट्यूट का नाम, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये बेसिक डिटेल्स आने चाहिए। तो बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना। जितने भी प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंट पढ़ा रहे, दे ऑल आर गिल्टी। इंस्टीट्यूट भी इस बात को समझता है, इसलिए किसी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया है। क्रेडिट्स, जब भी कोई मूवी खत्म होती है, टीवी सीरीज, वेब सीरीज खत्म होती है, तो आखिरी में क्रेडिट्स आते हैं। वहां पे सीए फर्म का नाम होता है कि ये हमारे इन्होंने हमारी बजटिंग की थी, इन्होंने हमारा कॉस्ट कंट्रोल किया था, अकाउंटिंग की थी, प्रॉफिटेबिलिटी निकाली थी, एंड सो ऑन। बिल्कुल नाम आ सकता है, फर्म का नाम अलाउड है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी लोगों का प्रेजेंटेशन था वैसे ही, उसी तरह का फॉन्ट साइज, उसी तरह का प्रेजेंटेशन आता है जैसे बाकी लोगों का था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट शुड नॉट बी शोन डिफरेंटली। फिर सीए फर्म, सीए फर्म के टाइम स्पैन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आते हैं, 25 साल पूरे करना, 50 साल पूरे करना, 75, 100 साल पूरे करना, उसका वो सेलिब्रेशन रखते हैं, बाकायदा एक गेट टुगेदर रखते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, अपने पुराने पुराने आर्टिकल्स, पुराने क्लाइंट्स, पार्टनर्स, एम्प्लॉयज, सबको बुलाते हैं, सब जो इंडस्ट्री लीडर सबको बुलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत रेयर मौका है। न्यूज़पेपर ऐड दे सकते हो आप इसकी, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन फॉर दिस, इट इज अलाउड बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल अलाउड है। बॉक्स नंबर्स पे, पुराने जमाने जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तो सब लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर खुद का एक बॉक्स नंबर, पीओ बॉक्स नंबर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर फिक्स करते थे, खरीदते थे, रजिस्टर करते थे, और फिर न्यूज़पेपर में ऐड देते, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये सर्विस चाहिए, तो ये बॉक्स नंबर पे लिखिए। लोग, कस्टमर के रिप्लाई आते थे बॉक्स नंबर पे सीधा, कोई एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बॉक्स नंबर डाल दीजिए, पीओ बॉक्स नंबर, आप तक पहुंचेंगे और आप उनको सर्विस देते हैं। चार्ट अकाउंटेंट बॉक्स नंबर लेकर, बॉक्स नंबर बेस्ड एडवर्टीजमेंट देकर सर्विसेज सॉलिसिट नहीं कर सकते, भले उनका नाम नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरीके से काम नहीं कर सकते। प्रेस, प्रेस में जाते हैं ना, प्रेस के अंदर अगर चेंज इन फॉर्म है, डिसोल्यूशन हो रहा है, चेंज इन पार्टनरशिप हो रही है, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, फोन नंबर चेंज हो रहा है, प्रेस में बिल्कुल डाल सकते हैं आप, लेकिन वही न्यूज़पेपर में डालिए जो आपके लोकल एरिया में सर्कुलेट होता है, और कितनी बार आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो भी रीजनेबल होना चाहिए। आप 1 साल तक उसको इंक्लूड कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, वो पब्लिसिटी माना जाएगा। फिर आईसीआई के जर्नल में, आईसीआई का द चार्ट अकाउंटेंट जर्नल के अंदर आप क्लासिफाइड एड्स होती है, एड सेक्शन होता है, वहां पर आप एड डाल सकते हैं फॉर शेयरिंग वर्क। आपके पास कोई काम है, आप देना चाहते हो, नेचर ऑफ वर्क समझाइए, किस तरह का एसोसिएशन चाहते हो, पार्टनरशिप, एम्प्लॉय, असाइनमेंट बेसिस, वो भी आप बताइए, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया हैंडल, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया हैंडल भी आ सकता है। अगेन बेटा, फर्म नेम नॉट अलाउड। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मतलब जो बंदा आपका क्लाइंट बन सकता है, आपके सामने बैठा हुआ है, आपसे बातचीत कर रहा है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए, उसके बगैर पूछे आपने उसको दे मारा पूरा का पूरा प्रोफाइल
ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल प्रोफाइल उसको दे दिया, ये अच्छी बात नहीं। जब तक कोई बंदा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट भी हो, उसके ऊपर बम्बार्डिंग मत करो, अनसॉलिसिटेड चीजें उसके ऊपर पुश मत करो। जो बातचीत चल रही है उससे रिलेटेड बात करो ना यार, ठीक है। क्या सीए इन प्रैक्टिस एजुकेशनल वीडियो बना सकता है? बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो बना सकता है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए वीडियो के अंदर कहीं पर भी, ठीक है, फर्म का नाम मत लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मत दीजिए, वेबसाइट एड्रेस मत दीजिए। अगर हम देखेंगे टोटल 18 क्लैरिफिकेशन है क्लॉज 6 के, ठीक है। शॉर्टकट याद रखना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। सीए टाइगर एंड सीएस रैबिट, करंट बॉलीवुड पीपी मैनेजर, बहुत ही बकवास है, लेकिन अगर आपको कहीं दिमाग में बैठ गया तो बैठ गया, बाकी जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा एक साथ पूछते ही नहीं है, लेकिन रिवीजन में कभी कभी ये शॉर्टकट काम आ जाते हैं, ठीक है। तो बीसीसीआईजी, ये 4 जगह है जहां पे फर्म का नाम अलाउड है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आर्टिकल्स में फर्म का नाम अलाउड है। सैनिटरी सेलिब्रेशंस, बड़े बड़े सेलिब्रेशन में फर्म का नाम अलाउड है। मूवी क्रेडिट्स, अगर आप मूवी क्रेडिट्स में फर्म का नाम अलाउड है। पब्लिक इंटरव्यूज में नाम अलाउड है। ग्रीटिंग कार्ड्स में, इनविटेशन में फर्म का नाम अलाउड है बेटा, ठीक है। आइए क्लॉज नंबर 7। क्लॉज नंबर 7 की बात करें, सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर वो 2 काम करता है, नंबर 1, ही एडवर्टाइजेस प्रोफेशनल अटेनमेंट्स। प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट करके पब्लिसिटी करना अलाउड नहीं है। सर ये तो क्लॉज 6 में भी लिखा है। क्लॉज 6 में सिर्फ एडवर्टीजमेंट इन जनरल लिखा है, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को हाईलाइट करने वाली बात क्लॉज 7 में लिखा है। लेकिन सर प्रोफेशनल अटेनमेंट वाली बात तो क्लॉज 6 में थी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं यहां पे क्लॉज इंटरप्रिटेशन से कम और क्लैरिफिकेशन से ज्यादा चलिए। 18 क्लैरिफिकेशन थे आपके क्लॉज नंबर 6 में, लगभग उतने ही क्लैरिफिकेशन क्लॉज नंबर 7 में। आपको याद रखना है ये 6 का है, ये 7 का है, और बस उसको लगाकर केस सॉल्व करना है। एकदम सुखी जीवन। ज्यादा वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन में आप घुसे तो मैं आपको बताता हूं बुरे पछताओगे, गंदा फंसोगे आप, प्लीज उसमें मत जाइए। दूसरा, यू विल बी गिल्टी अगर आप कोई डेजिग्नेशन यूज करते हो अदर देन चार्ट अकाउंटेंट। बस ये तो पूरा कॉपी पेस्ट समझे, जो सेक्शन नंबर 7 पढ़ा था वही है, उसमें की बातें रिपीट होने वाली है। हाँ, डिस्क्रिप्शंस और आपके डेजिग्नेशन के नीचे डिस्क्रिप्शन एंड अदर लेटर्स आता है, तो वहां पर आप डेफिनेटली इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस, काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस आप बिल्कुल लिख सकते हो। एक्सेप्शन भी यहाँ पे क्लॉज 6 के 2 एक्सेप्शन थे। दूसरे सीए इन प्रैक्टिस के पास जाना, टेंडर में अप्लाई करना, यहाँ पे एक्सेप्शन है। राइट अप पढ़ेंगे बेटा इसको ना, आप राइट अप लिखकर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर राइट अप्स। ड्रॉप निग्लिजेंट, फ्रस्ट्रेटेड, क्वेश्चनेबल, पागल क्लासमेट, बेटा बहुत सारे क्लैरिफिकेशन है, वापस याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ डायरेक्टर, अगर कोई सीए इन प्रैक्टिस डायरेक्टर है तो कंपनी को बोलना चाहिए कि देखिए जब भी आप पब्लिक अनाउंसमेंट्स करें, पहले वो पब्लिक अनाउंसमेंट्स का ड्राफ्ट कॉपी मुझे बताए, मैं उसको स्टडी करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, मेरे अप्रूवल के बाद ही, मेरे अप्रूवल और चेंजेस जो मैं बोलूं उसके बाद ही उसको प्लीज आप पब्लिक में लाना। तो ये अनाउंसमेंट के अंदर सीए का नाम आ सकता है, वो डायरेक्टर है, ये बिल्कुल बता सकते हो। और कहां कहां पे डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर और कहां कहां पे डायरेक्टर, लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप डायरेक्टर हो और आप कहां कहां पे डायरेक्टर हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहां कहां पे डायरेक्टर है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड चीज है। लेकिन फर्म का नाम नहीं आना चाहिए, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स का हाईलाइटिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्लॉज 6 और 7 दोनों, जिन्होंने भी क्लैरिफिकेशन बनाया उन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्लॉज 6 और 7 दोनों में गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। तो यहाँ पे 6 और 7 दोनों को लगाइए। फिर अगर मैं बात करूं बेटा, देन इफ आई टॉक अबाउट, ड्रॉप करके था आर फॉर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट। एक चार्ट अकाउंटेंट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट बनाता है, जनरली उनके लेटरहेड पे पहला पेज लेटरहेड पे होता है, बाद में बाकी नॉर्मल पेजेस होते हैं, आखिरी में सिग्नेचर होती है। ऐसा रिपोर्ट सर्टिफिकेट बनाकर आप आपके क्लाइंट्स को दीजिए। इसके अलावा जहां जहां पे नॉर्मली सर्कुलेट होता है वहां वहां पे नॉर्मली सर्कुलेट भी करवाइए, जो जनरली जरूरी होता है। जैसे शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है, आपके बैंकर्स को भेजा जाता है, आरओसी को भेजा जाता है, तो सब जगह पे वो भेजिए भी। लेकिन कहीं पर भी इतना ज्यादा नाम को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना, बहुत बड़े फॉन्ट्स में अजीबोगरीब तरीके से, या बहुत ज्यादा प्रिंट करके सर्कुलेट करना, अनडिजायरेबल पब्लिसिटी मत करो। रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स के थ्रू अनडिजायरेबल अजीबोगरीब काम मत करो, पब्लिसिटी वाले काम मत करो। ये एक सेंट्रल थीम है बेटा। फिर ड्रॉप ओ फॉर अदर डिजिग्नेशन, प्लीज सर्विस बेस्ड डिजिग्नेशन में टैक्स एडवाइजर हूं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ऐसा मत करिए। पॉलिटिकल डिजिग्नेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, म्युनिसिपल काउंसिल, ऐसा मत बोलिए। सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट मतलब सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट, उसके नीचे एमपी, एमएलए, एमएलसी ऐसा लिखिए ना भाई, चलता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यू लिख सकते हैं, बिकॉज ये इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस है। देयर इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड डेफिनेटली अदर देन अकाउंटेंसी बॉडीज। अकाउंटेंसी बॉडी में सीए इंस्टीट्यूट की परमिशन लगती है, अदर देन अकाउंटेंसी बॉडीज के क्वालिफिकेशन मेंबरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बस शर्त है
इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ और आईसीएआई। ड्रॉप में पी फॉर प्रेस नोट। कोई अगर आपका आर्टिकल आपका एम्प्लॉय कोई पास होता है तो प्रेस नोट डाल सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि ये बंदा सक्सेसफुल हुआ, उसके पर्सनल डिटेल्स, फर्म के डिटेल्स भी अलाउड है। लेकिन कहीं पर भी अनडिजायरेबल नीडलेस पब्लिसिटी बहुत सीए की या फिर फर्म के प्रिंसिपल की ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ड्रॉप नेग्लिजेंट नेटवर्क फर्म। बेटा नेटवर्क हम लोग पढ़ेंगे, नेटवर्क इज कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ एंटिटीज हु हैव कम टुगेदर टू वर्क इन कोऑपरेशन एंड हेल्प ईच अदर, उसको नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क बिल्कुल बनाइए, नेटवर्क बनाकर काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखिए क्लॉज 6 और 7 तो आपको वहां पर भी फॉलो करना पड़ेगा, उससे छुटकारा नहीं है आपको। फिर फर्म नेम एंड डेजिग्नेशन। प्लीज ये फर्म नेम, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन और फर्म नेम बहुत सेंसिटिव चीज है। इसको प्रोफेशनल स्टेशनरी, आपका विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवलप वहीं पर यूज करिए। कहीं पर भी बर्तन पे लिखवा रहे, ठीक है, बाल्टी पे लिखवा रहे, ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें, ठीक है, नहीं तो क्लॉज 6 और 7 दोनों में मिसकंडक्ट माना जाएगा। प्रीफिक्स ये तो डिफरेंटली आप लगा ही सकते हो, कहीं पर भी वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ड्रॉप निग्लिजेंट फ्रस्ट्रेटेड क्वेश्चनेबल। क्यू फॉर क्वालिफिकेशन। भाई इस फॉरेन क्वालिफिकेशन के लेटर्स और डिस्क्रिप्शन आप बिल्कुल उनके क्वालिफिकेशन और मेंबरशिप के लेटर्स आप बिल्कुल लिख सकते हो, प्रोवाइडेड वो फॉरेन इंस्टीट्यूट के साथ में हमारा MRA है। हम पहले ही पढ़ के म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट। प्रैक्टिस डेट, कहीं पर भी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि प्रैक्टिस डेट ऑफ सेटअप दिया हुआ है, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस समझ में आता है उसको, उसके मतलब इट इज इनडायरेक्टली यू आर हाईलाइटिंग प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, यू आर हाईलाइटिंग योर एक्सपीरियंस। आप बाकी चार्ट अकाउंट से बहुत अलग और बेहतर हो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हो, नॉट अलाउड। फिर क्या होगा, सीनियर्स के पास में एक अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। देन क्लासमेट सी फॉर कॉमन सीए लोगो, सभी लोगों को कॉमन सीए लोगो यूज करना है, जैसा लोगो है वैसा ही लोगो यूज करिए, स्टैम्प पे भी यूज करिए। देन सी फॉर, भाई ड्यूअल सीओपी में हम पढ़ कर आए थे कि आप सीए के साथ साथ में एलएलबी या सीएस या सीएमए के आप ड्यूअल सीओपी रख सकते हो, बिल्कुल रखिए, वहां पे जो बोला था वो यहां पर बोला हुआ है। साथ में प्लीज 2 डेजिग्नेशन को साथ में यूज मत करिए। और अगर आप इस तरह का ड्यूअल सीओपी वाला काम करते भी हो, अगर मतलब आप थोड़ा काम सीए का कर रहे हो, थोड़ा काम लॉयर का, एडवोकेट का, सीएस का और सीएमए कर रहे हो, तो भी आपको फुल टाइम प्रैक्टिस में माना जाएगा। आगे आएगा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट टाइम फुल टाइम प्रैक्टिस। जो पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है उसको फुल टाइम प्रैक्टिस है, उसके सारे पावर्स होते हैं। जो बंदा दूसरा बिजनेस ऑक्यूपेशन करने लग जाता है उसको पार्ट टाइम सीओपी में डाल देते हैं, उसके 2 पावर छीन जाते हैं, वो आर्टिकल ट्रेन नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आर्टिकल ट्रेन नहीं कर सकता अगर पार्ट टाइम सीओपी लग गया। और दूसरी बात, सेकंड थिंग, वो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट को साइन नहीं कर सकता, अटेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आइए क्लासमेट 2C हो गए। देन एल स्टैंड फॉर लोगो। भाई कोई भी बंदा खुद का लोगो डिजाइन नहीं कर सकता। मोनोग्राम मतलब आजकल आपके लेटर्स को यूज करके, जैसे मैंने मेरा आरटी बनाया, ऐसी हरकतें मत करो, मोनोग्राम अलाउड नहीं है सीए इन प्रैक्टिस को। या फिर अपना नाम ऐसे लिखना जो लोगो जैसा दिखे, नॉट अलाउड। फिर एडवोकेट, सेम ड्यूअल सीओपी वाला पूरा फंडा है। अगर आप एडवोकेट भी हो, ड्यूअल सीओपी वाले रूल्स फॉलो करिए, एब्सोल्युटली फाइन। सिग्निफिकेंट पोजीशन, बहुत बार आपका अपॉइंटमेंट बड़े बड़े पोस्ट पे होता है। आप चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ये बड़े बड़े पोस्ट पे आपका अपॉइंटमेंट होता है। वो अपॉइंटमेंट के बाद उसकी पब्लिसिटी होती है, वाहवाही होती है, एब्सोल्युटली फाइन चलेगा। आप आपका ओपिनियन देते हो बड़े बड़े मैटर्स पे, एब्सोल्युटली फाइन चलेगा। आपका नाम आ रहा है, चार्ट अकाउंटेंट हो, ये आ रहा है, चलता है, बट प्लीज फर्म का नाम मत लाइए। फिर आपका साइन बोर्ड, आप सीए का ऑफिस ओपन करते हो तो आप उसका नेम बोर्ड लगाते हो, बिल्कुल लगाइए, नेम बोर्ड लगाइए। उसका साइज आपका डिस्क्रिप्शन पे, उसका साइज, उसके ऊपर कितने लाइट्स होंगे, कैसे लाइट्स होंगे, विजिबिलिटी और गुड टेस्ट के हिसाब से आप चलिए। इसी का मतलब यह है, जो ट्रेडर्स बिजनेसमैन बड़े बड़े बोर्ड लगाते, ग्लो साइन बोर्ड लगाते, झपक झपक झपक, रेड ग्रीन ब्लू ऐसा लगाते, प्लीज वैसा मत करिए। फर्म में फर्म का नेम बोर्ड, घर पे सीए का नेम बोर्ड। बहुत सारे चार्ट अकाउंटेंट रीजनल काउंसिल मेंबर, सेंट्रल काउंसिल मेंबर बनते हैं, उनके पास में विजिटिंग कार्ड होता है, सामने पूरे ऑफिशियल डिटेल्स डालिए। आपका जो भी रीजनल सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, आपका ऑफिस कहाँ पे है, आपका ऑफिशियल फोन नंबर कौन सा, एंड सो ऑन। पीछे पीछे आप ऑफिस या आपके सीए के ऑफिस या घर का एड्रेस और फोन नंबर, फर्म नेम नहीं, एड्रेस और फोन नंबर, एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप बिल्कुल डाल सकते हो। आर्टिकल्स तो आप लिख ही सकते हो, पहले भी पढ़कर आए, यहां पर भी बोला है, बिल्कुल अलाउड है। क्लॉज 6 में भी अलाउड है, दोनों को रेफर कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक आर्टिकल पे क्वेश्चन आए तो। आज तक आया नहीं ऐसा। आपके ट्रेनिंग कोर्सेज, यस, आपके स्टाफ के लिए, आपके दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टाफ के लिए, क्लाइंट के स्टाफ के लिए आप ये सेमिनार्स दे सकते हैं।
वहां पे आपका नाम भी लिखा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा लिखना, बहुत ओवर एम्फसाइज ना करे, फर्म का नाम ना लिखें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप टीवीज पे, फिल्म्स पे, इंटरनेट पे लेक्चर्स दीजिए, बिंदास लेक्चर्स दीजिए, टेक्निकल बातें करिए, आपका नाम, फर्म का नाम अलाउड है। कोई रेलेवेंट नॉलेज है तो आपके पास वो नॉलेज है, इतना भी बताया जा सकता है प्लीज, बट एग्जैगरेशन, पब्लिसिटी बहुत मत करिए, ठीक है। और अगर आप कोई टेक्निकल, इसमें मैं ऐसे ही बोलूंगा कि अगर दूर दूर तक वो प्रोग्राम में कोई टेक्निकल चीज नहीं है तो फिर आपका फर्म का नाम क्यों आ रहा है? इट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिसिटी। फाइनली देखिए, यहां पर भी लगभग 18 क्लैरिफिकेशंस है। यहां पे अल्टीमेटली 3 जगह पे आप फर्म का नाम यूज कर सकते हैं। प्रेस नोट में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, फिल्म्स, इंटरनेट पे लेक्चर ले रहे हो, टॉक शो कर रहे हो, वहां फर्म नेम अलाउड है। आर्टिकल आप लिख रहे हो, वहां पर भी अलाउड है। आपके क्लॉज 6 में 5 जगह पे था, यहां पे 3 जगह पे है। क्लॉज 7 थोड़ा पीछे चलता है बेटा। आइए क्लॉज 8 की अगर बात करें, सी इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो कोई भी ऑडिट असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है बिना कम्युनिकेट किए प्रीवियस ऑडिटर को इन राइटिंग। इन शॉर्ट, जब भी सीए इन प्रैक्टिस को कोई असाइनमेंट, ऑडिट असाइनमेंट ऑफर होता है, पहले उसने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना चाहिए राइटिंग में। पहले उससे कम्युनिकेट करो, बातचीत करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, एक्सेप्ट करो। क्लॉज नंबर 8 में सिर्फ कम्युनिकेशन की बात की है। प्रैक्टिकल लाइफ में लोग एक कदम आगे जाकर सेफ्टी के लिए सामने वाले से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेते हैं और फिर ही आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है बेटा, बस मैं बताना चाहता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में लोग ज्यादा सेफ चल रहे हैं। एकेडमिकली एनओसी की जरूरत नहीं होती। अब रिप्लाई, आप जब कम्युनिकेशन करोगे तो बहुत बार सामने वाले से रिप्लाई आता है। रिप्लाई में अगर आपको 3 रीजंस मिले कि भाई नॉन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट है, पुराने बंदे का रिमूवल और नए बंदे का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 और 140 के हिसाब से नहीं है, अगर ऐसा बोला है कि उसके हिसाब से नहीं है, इफ इट इज नॉट लाइक दैट बेटा, प्लीज डोंट एक्सेप्ट। आप एक्सेप्ट मत करिए। या फिर ऐसा बोला जा रहा है कि देयर इज अ नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस। पेमेंट नहीं हुआ है अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का। अरे यार, अनडिस्प्यूटेड फीस का तो पेमेंट होना चाहिए था, नहीं हुआ है, डोंट एक्सेप्ट। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस मतलब जो प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस दिखता है आपको बैलेंस शीट पे, विच इज साइंड बाय बोथ, बाय द क्लाइंट एंड बाय सी, उसको अनडिस्प्यूटेड मानते हैं। इसमें एक्सेप्शन अगर सिक कंपनी है, सिक कंपनी मतलब ये रजिस्टर्ड फॉर 5 इयर्स और मोर, मतलब स्टार्टअप नहीं है, लेकिन इतने साल रजिस्टर होने के बावजूद, ठीक है, अब उनका नेटवर्क जीरो हो चुका है, उनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस इतने हैं कि पूरा नेटवर्क जीरो हो चुका है, उसको सिक कंपनी। वहां पे अगर पुरानी पेमेंट नहीं भी हुआ है तो चलता है, एक्सेप्ट कर लो। तीसरी बात, अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट थी और बोला कि मैंने क्वालिफाइड रिपोर्ट थी इसलिए मुझे निकाला, तो आप क्वालिफाइड रिपोर्ट के डिटेल्स देखिए, क्या रीजन से वो देखिए। अगर आपको लगता है कि आउटगोइंग पुराना ऑडिटर जस्टिफाइड है, मैं भी होता तो यही करता, उसको सपोर्ट करिए, डोंट एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट सही है तो आप क्लाइंट को सपोर्ट करिए, एक्सेप्टेड। 3 रीजन। अगर सामने वाले का रिप्लाई नहीं आया बेटा, रिप्लाई आया तो 3 रीजन है क्या, देखो। रिप्लाई नहीं आता है, वेट फॉर रीजनेबल टाइम, 10-15 दिन वेट करिए, और फिर भी रिप्लाई नहीं आता है तो आप जाकर बिल्कुल असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ कम्युनिकेट करने का रिक्वायरमेंट था, एनओसी इज नॉट मैंडेटरी। जब भी ये पूरा चीज हो रही है, अपने क्लाइंट से पूछना चाहिए कि भाई तुमने ये सब कुछ बताया ना पुराने ऑर्डर को, उसके पीठ पीछे तो नहीं है। अगर वो बोलता है नहीं बताया, कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है, मतलब दाल में कुछ काला है। हेल्दी प्रैक्टिस है, ऐसे क्लाइंट से दूर रहो, एक्सेप्ट कर लोगे तो भी चलेगा, ठीक है, हेल्दी प्रैक्टिस है। लेकिन और एक बात है, अगर पुराना बंदे को हम पेमेंट करना चाहते हैं, वो अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे, भाग रहा है, डीडी बनाकर छोड़ दीजिए। डीडी बनाना अपने आप में प्रूफ करता है कि भाई पेमेंट एकदम रेडी है, ठीक है, पेमेंट एकदम रेडी है, जब भी वो आएगा उसको डीडी दे देंगे, उतना भी चलता है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब कम्युनिकेशन करना जरूरी, ये समझ लिया। रिप्लाई आया तो क्या देखना, समझ गया। रिप्लाई नहीं आया तो रीजनेबल टाइम के लिए वेट करना, भी समझ गया, बड़ी प्यारी चीज। अब एक बहुत खास चीज, क्लॉज नंबर 8 के क्लैरिफिकेशन में लिखा है, टू हैव प्रूफ दैट कम्युनिकेशन इज सेंट इज नॉट इनफ। आप अगर पोस्ट ऑफिस में जाओगे, कोई लेटर भेजोगे, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, मतलब एक डॉक्यूमेंट देंगे जो प्रूफ करता है कि पोस्टिंग हो चुकी है, इज नॉट इनफ। देयर शुड बी पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी। आपके पास में ये प्रूफ होना चाहिए कि डिलीवर हो गया, भेजा इसका प्रूफ काफी नहीं है, डिलीवर हो गया इसका प्रूफ होना चाहिए। तो 4 सबसे बेस्ट, हैंड डिलीवरी करो, वहां पे रिटर्न एक्नॉलेजमेंट स्टैंप, वहां पे रिटर्न एक्नॉलेजमेंट स्टैंपिंग करो, दैट इज बेस्ट थिंग, ठीक है। या फिर आप आरपीडी, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आप रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आरपीएडी, आप सर्विस यूज करो, उसमें लेटर जाता है और एक पोस्ट कार्ड पे साइन करके मिलता है, एक्नॉलेजमेंट डिलीवर हो गया, चलेगा। नेक्स्ट बेस्ट है ईमेल, आईसीआर रजिस्टर्ड मेल से आता है कि भाई आपका कम्युनिकेशन मिल गया,
या फिर लास्ट ईमेल आईडी से आता है बेस्ट, या फिर यूडिन पोर्टल के थ्रू जो भी एक्टिव नहीं है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। अगर ये कम्युनिकेशन होते हैं बेटा, इसको पॉजिटिव प्रूफ ऑफ डिलीवरी ये होना चाहिए, ऐसे एक्नॉलेजमेंट्स आने चाहिए। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट आता है उसमें लिखा होता है कि ऑफिस फाउंड लॉक्ड, तो अज्यूम कर लीजिए डिलीवरी हो चुकी है और असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए। या फिर ऑफिस डजंट एग्जिस्ट जबकि एड्रेस वही है जो सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, वापस अज्यूम कर लीजिए। तो इनकमिंग ऑर्डर के फेवर में चल रही चीजें। लेकिन अगर रिटायरिंग ऑर्डर ये प्रूफ करता है कि भाई ये कम्युनिकेशन कभी हुआ ही नहीं, इट वाज नेवर सर्व्ड, ये जितनी भी चीजें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, अगर ये प्रूफ कर दे तो जो अजम्पशंस है कि डिलीवर हो चुका है, वो अजम्पशन को हम रिवर्स कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये क्लॉज नंबर 8 सभी तरह के ऑडिट्स को एप्लीकेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट इज एप्लीकेबल। स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, ऑल ऑडिट्स। ध्यान रखना कि अगर इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है तो पुराने इंटरनल ऑडिटर से बात करो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो पुराना स्टैट्यूटरी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर तो पुराना टैक्स ऑडिटर। ठीक है, जिस जो पोस्ट का आपको अपॉइंटमेंट मिला है वही पोस्ट के बंदे से आपको कम्युनिकेशन करना। ये कम्युनिकेशन कहां नहीं लगता, अगर पुराना बंदा सीए नहीं है, सीए में है, कोई और बंदा है, करने की जरूरत नहीं है, रिकमेंडेटरी, लेकिन करने की जरूरत नहीं। स्पेशल ऑडिट बहुत रेयरली कभी कभार होता है, कई हो सकता है पिछले साल में कभी स्पेशल ऑडिट हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो दो एक्सेप्शन है यहाँ पे। भाई गवर्नमेंट ऑडिट मतलब गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट, पीएससी ऑडिट में क्या होता है, बहुत बार आखिरी आखिरी में अपॉइंटमेंट होता है, बहुत टाइट टाइम शेड्यूल चलता है। यहां पर भी जब भी आपको ऑफर मिला है, एक्सेप्ट करने के पहले रिटर्न में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा प्रीवियस रिटायरिंग चार्ट अकाउंटेंट से, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक रिलैक्सेशन है, रीजनेबल टाइम तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने कम्युनिकेशन करने के बाद आप बोलिए बिकॉज ऑफ द टाइट टाइम शेड्यूल मैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, आई एम एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट एंड स्टार्ट डूइंग इट सब्जेक्ट टू मुझे जो रिप्लाई मिलेगा वो। रिप्लाई मिलने के बाद में आप फाइनल एक्सेप्टेंस दीजिए कि अब फाइनल रिप्लाई मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं पूरा एक्सेप्टेंस कर रहा हूं। अगर प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिए। टैक्स ऑडिट में हो सकता है पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ, तो 2-3 साल पहले जिसने भी किया होगा उससे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यू शुड ट्रैक डाउन कि कौन था बंदा, उससे आप लोग कम्युनिकेट करिए। क्लॉज नंबर 9 दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑडिट को लगता है। क्लॉज नंबर 8 सभी तरह के ऑडिट्स को लगता है, ये सिर्फ कंपनी ऑडिट में लगता है। यहां पर भी बिल्कुल सिमिलर बात बोली है। अगर कंपनी ऑडिट ऑफर किया जाता है सी इन प्रैक्टिस को, तो उसने पहले ये देखना चाहिए कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139 और 140 का पूरा कंप्लायंस है क्या। इसी का मतलब ये देखना चाहिए कि पुराने बंदे का रिमूवल और नए बंदे का अपॉइंटमेंट बराबर हुआ कि नहीं। 139 इज फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड 140 इज फॉर रिमूवल। ये चेक करने के बाद में ही उसने ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इसमें जब सवाल उठता है कि कैसे चेक करना, बस आपने मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ले लिया वो नहीं चलेगा। मैनेजमेंट ने बोला कि वी हैव कंप्लाइड विद सेक्शन 139 140, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। यहाँ पे खुद जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी, रिमूवल प्रोसेस बराबर था, अपॉइंटमेंट प्रोसेस बराबर था, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में कंफर्म करने के बाद ही आप असाइनमेंट एक्सेप्ट करिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है। इसमें अनजस्टिफाइड रिमूवल्स बहुत होते हैं, अनजस्टिफाइड तरीके से ऑर्डर को बहुत चेंज किया जाता है। इसमें अमेंडमेंट भी था। अमेंडमेंट ये था कि कंपनीज एक्ट 1956 में पुराने सेक्शंस का रेफरेंस था और यहाँ पे अब नए सेक्शन का रेफरेंस आ गया, वो इंस्टीट्यूट ने अमेंड किया। हम तो पहले से ही नए सेक्शंस को ऐसे ही रेफर कर रहे थे। अब अनजस्टिफाइड रिमूवल होते हैं, इसके लिए और क्या किया है, तो इसी क्लॉज से रिलेटेड और एक बात, आईसीआई ने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को बनाया है ताकि वो सारे एथिकल इश्यूज को स्टडी करे, एनालाइज करे, उसके ऊपर काम करे। तो जो अनजस्टिफाइड रिमूवल है, इसके अंदर भी एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल। क्या रोल प्ले करता है आइए बता। अब हम लोग चीजों को बांट सकते हैं दो इसमें। ऐसी सिचुएशन जहां पे ऑडिटर्स को रिमूव किया जा रहा है लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी, ऑडिटर्स आर रिमूव्ड बट ऑडिटर्स को रिप्लेस किया जा रहा है और उनकी नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करने की ऐसी बीच, मतलब ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं और कंटिन्यू करने की इच्छा ऐसे भी नहीं थी, मतलब बहुत बढ़िया है। ऐसे इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं। तो कब हो सकता है ये कि ऑडिटर्स को निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है और साथ में उनकी इच्छा भी नहीं थी। पहला, वो रिजाइन करके जा सकते हैं, दे में रिजाइन इन एजीएम, वहां पर ऐसा हो सकता है। दूसरा, वो एजीएम में बोलते हैं कि अनविलिंगनेस टू गेट अपॉइंटेड इन फ्यूचर, ऐसा हो सकता है। तो यहां पे इंस्टीट्यूट की क्लैरिफिकेशन कहना है कि भाई देखो,
जब ऐसा हो रहा है कि ऑडिटर इज नॉट विलिंग, ऑडिटर का रिमूवल हो रहा है एक तो, और उसमें भी इज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू, रिजाइन करके जा रहा है या एजीएम में बोल रहा है अगली बार अपॉइंटमेंट मत करना, जो भी उसका कम्युनिकेशन है, रेजिग्नेशन है तो उसके रीजंस होंगे, और अगर वो बोल रहा है अनविलिंगनेस तो उसका लेटर होगा, ये आईसीआई को जाना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड और इनकमिंग ऑडिटर दोनों ने अच्छे से स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि भाई वो क्या बोल रहा है, और इसमें कोई अनजस्टिफाइड रिमूवल या कुछ गड़बड़ या प्रेशर टैक्टिक्स ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि ऑडिटर का रिमूवल हो रहा है, बट उसका विलिंगनेस था, ही वाज विलिंग टू गेट अपॉइंटेड। ऐसे केस में ऐसे केस में जनरली उसको अपनी बात बोलने के लिए, उसकी अपनी बात बोलने के लिए लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो वापस ये लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है, ये सबको भेजा जाता है, ये आईसीआई को भी भेजा जाए, और यहां पर भी वही लिखा है कि एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड और इनकमिंग ऑडिटर ने उसको रिव्यू करना चाहिए। मतलब मोटा मोटी एक ही बात बोली है, ठीक है, कि भाई कम्युनिकेशन हो आईसीआई को, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को, वो भी रिव्यू करे, इनकमिंग ऑडिटर भी रिव्यू करे, देखने के लिए कोई अनजस्टिफाइड चेंज तो नहीं है। अगर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो और इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है आउटगोइंग ऑडिटर, इनकमिंग ऑडिटर, कंपनी से, और कोई अनथिकल एक्टिविटीज है तो आईसीआई के काउंसिल को बता सकता है। तो अनजस्टिफाइड रिमूवल पे नजर रखने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है, और दो सिचुएशन आ सकती है, ऑडिटर का रिमूवल हो रहा है उसमें, या तो उसका विलिंगनेस नहीं था या फिर उसका विलिंगनेस था। ठीक। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी? ऑफ कोर्स सभी कंपनीज को लगता है, ऑल द कंपनीज। ठीक है। क्लॉज नंबर 10 फीस के ऊपर है बेटा, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा है। फीस का गाजर दिखाकर लोग ऑडिटर, चार्ट अकाउंटेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उससे गलत काम करवा सकते हैं। इससे सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो अपनी फीस को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स बोला है लेकिन इसमें सब आता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स, परसेंटेज ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एसेट, ऐसा रखता है। वाह बेटा, अब तू सच्चाई ईमानदारी को छोड़ दे, बस तू रेवेन्यूएशन के पीछे भाग, ये गलत है। या फिर उसकी फीस कॉन्टिंजेंट है ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट या आउटकम, पॉजिटिव रिपोर्ट तो ज्यादा फीस, नेगेटिव तो कम फीस, ऐसा भी। तो इस तरह की फीस चार्ज करना परसेंटेज बेसिस पे या फिर कॉन्टिंजेंट फीस अच्छी बात नहीं है। अब इसका एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पे परसेंटेज बेसिस अलाउड है। कहाँ अलाउड है? तो हमारा रेगुलेशन 192 है, रेगुलेशन 192 के अंदर लिस्ट दी हुई है। इस स्टोरी को याद रखने के लिए हमने एकदम सिंपल बात बोली है। ठीक है। अक्षय कुमार सीए के ऑफिस में आता है, सर्टन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज लेता है, फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाता है काम करने के लिए। देन वो सर्टन फाइनेंशियल सर्विस लेके पैसा रेस करता है, प्रोडक्शन शुरू करता है, प्रोडक्शन शुरू करने के बाद में फिर आता है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज लेता है, ठीक है, फिर माल बिकने के बाद वापस आता है, डेट रिकवरी सर्विसेज लेता है, फिर पैसा कमाने के बाद टैक्सेशन लॉज में वैल्यूएशन सर्विसेज लेता है। फाइनली पूरा काम वाम हो चुका है, सब कुछ हो चुका था, अब धंधा डाई डाउन कर रहा है, होता ही है, ठीक है। अब वो लिक्विडेशन रिसीवर बोल रहा है, लिक्विडेशन सर्विसेज, रिसीवर डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, वो सर्विसेज लेता है। इसके अलावा और भी कोई सर्विस लगी उसके लिए वो रेडी है। ठीक है, तो देखो एक बार फ्लो है बेटा। अक्षय, आप इमेजिन करिए अक्षय कुमार आया और सर्टन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में आज भी परसेंटेज बेसिस अलाउड है। लेकिन मुद्दा ये है कि सर्टन सर्विसेज क्या होता है, ये आईसीआई ने बताया ही नहीं है। अब जब तक वो बताते नहीं हैं, हम कहीं पर भी उसको अलाउ नहीं कर सकते। एकेडमिकली और प्रैक्टिकल लाइफ में यही सच्चाई है, उसके हिसाब से जवाब देना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उसने क्या रजिस्टर करवाया? कोऑपरेटिव सोसाइटी में पुरानी प्रथा है कि परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल, परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑडिट फीस होती है, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो पैसा रेस करता है सर्टेन फाइनेंशियल सर्विसेज। अब ऐसा है कि सर्टेन फाइनेंशियल सर्विस में कौन सी फाइनेंशियल सर्विस आती है वो दिया नहीं है। तो अगेन एकेडमिकली और प्रैक्टिकली परसेंटेज बेस्ड नॉट अलाउड है। परसेंटेज ऑफ लोन, परसेंटेज ऑफ शेयर्स इशूड, रेज थ्रू इशू ऑफ शेयर, वहां पर भी अलाउड नहीं है बेटा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, फिर प्रोडक्शन तो वो खुद ही करेंगे भाई, प्रोडक्शन का हम सीए फर्म थोड़ी करती है। ठीक है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, हाँ यहाँ पे सर्टन वर्ड नहीं है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में सर्टन वर्ड नहीं है, परसेंटेज बेसिस अलाउड है। सेल के बाद डेट रिकवरी सर्विस में परसेंटेज बेसिस अलाउड है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डेट रिकवरी सर्विसेज हम लोग बैंकिंग सेक्टर में, वी गिव इट इन बैंकिंग सेक्टर, डेट रिकवरी सर्विसेज। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे
वैल्यूएशन, पैसा कमाने के बाद टैक्सेशन लॉ में वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, टैक्सेशन लॉज में ड्यूटीज में वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है, वहां पे परसेंटेज बेसिस अलाउड है। रिसीवर लिक्विडेटर सर्विस में परसेंटेज बेसिस इज अगेन अलाउड, वापस अलाउड है, ठीक है। ये तो, और आखिरी में कोई और सर्विस में भी अगर आईसीआई बोला, अब आईसीआई ने रिसेंट चेंज लाया, सबसे प्यारा चेंज, आईसीआई ने बोला इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में परसेंटेज बेस अलाउड है, वो तो बहुत लिक्विडेशन से क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे लिक्विड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कनेक्टेड टू दैट, वो तो ठीक है। सबसे बड़ा चेंज क्या है कि अगर आप नॉन ऑडिट क्लाइंट्स को अगर आप नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे, आपके नॉन ऑडिट क्लाइंट्स है और उनको नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे, वहां पे परसेंटेज बेस अलाउड करो। अपार्ट फ्रॉम व्हाट डिस्कस्ड अबव, ऊपर जो बातें डिस्कस हो रही है ना, इसके अलावा अगर आपको नॉन ऑडिट क्लाइंट को कोई भी नॉन अश्योरेंस सर्विस देनी, वहां पे बिंदास परसेंटेज बेसिस, टैक्स कंसल्टेंसी, कॉस्ट कंसल्टेंसी, फाइनेंस कंसल्टेंसी लगाओ परसेंटेज बेसिस, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक दायरा ओपन कर देता है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, क्लॉज नंबर 11 में बोला है सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी, सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो सीओपी लेने के बाद में प्रैक्टिस में है ही बंदा, ही परफॉर्म्स एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन चार्ट अकाउंटेंसी। मतलब वो अगर सीए रिलेटेड सर्विसेज के अलावा कोई दूसरा काम करता है, दूसरा काम अगर करेगा, तो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सीए रिलेटेड सर्विसेज क्या आती है वो ऑलरेडी हम लोग देख कर आए, ठीक है। जब हम मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस पढ़ रहे थे, वहां पर हम देख कर आ गए, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है, जैसे क्लॉज 10 में एक्सेप्शन था रेगुलेशन 192 कि भाई ये काम आप कर सकते हो। क्या क्या काम एक सीए इन प्रैक्टिस क्या क्या काम कर सकता है वो क्लैरिफाई किया है। रेगुलेशन 190 ए एंड 191, 190 ए अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, उसमें दो तरह की लिस्ट है। कुछ चीजें जनरल परमिशन में बिना अप्रूवल के कर सकते हैं, कुछ चीजें जनरल परमिशन में बिना अप्रूवल के कर सकते हैं, और कुछ चीजें आप स्पेसिफिक परमिशन में अप्रूवल लेने के बाद कर सकते हो। तो रेगुलेशन 190 ए है। देन वी हैव रेगुलेशन, वी विल सी दैट रेगुलेशन 191 हम ऑलरेडी देख कर है, मनी रिलेटेड सेंसिटिव चीजें, ठीक है, फिर बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स, वो उसमें कवर होता है। तो एक एक्सेप्शन आ गया रेगुलेशंस के थ्रू। दूसरा एक्सेप्शन है कि भाई आप डायरेक्टर तो बन सकते हो, हाँ डायरेक्टर बिंदास बन सकते हो, लेकिन शर्त है फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर मत बनना, जो आगे जाके वो अलाउ करते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर। और दूसरा, भाई आप और आपके पार्टनर वहां पे ऑडिटर नहीं होने चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, अपने ही लोग डायरेक्टर बने और अपने ही लोग ऑडिट कर रहे हैं। तो क्लॉज नंबर 11 में मोटा मोटी रेगुलेशन के एक्सेप्शंस है, रेगुलेशन के एक्सेप्शंस है। और दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो आपके डायरेक्टर रिलेटेड एक्सेप्शन है। बाकी आप जानते हो, क्लैरिफिकेशन से हम चलते हैं। आइए, रेगुलेशन 190 ए की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल परमिशन में आपके लिस्ट है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक परमिशन में प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। रेगुलेशन 191 हम पढ़कर आ गए। आइए, जनरल परमिशन की बात करते हो, मतलब बिना अप्रूवल के एक सीएन प्रैक्टिस क्या क्या काम कर सकता है। स्पेशल पेस वाला काम कर सकता है, मतलब सर्वेयर लॉस असेसर बन सकता है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल सकती है जाओ यहाँ पे लॉस हुआ है, वहां पे जाके असेस करो कितना लॉस हुआ है, कितना क्लेम बनता है। एसपी स्टैंड फॉर प्राइवेट ट्यूटरशिप, अपने घर पे अपने ऑफिस में कुछ लोगों को जमा करके प्राइवेट ट्यूटरशिप का काम कर सकते हैं। ई स्टैंड फॉर एग्जाम, भाई सीए इन प्रैक्टिस कोई भी एग्जाम में एनरोल कर सकता है, उसकी तैयारी कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग ले सकता है, उसकी एग्जाम दे सकता है बिंदास। स्टडी अटेंड क्लास अपियर स्टडी अटेंड क्लास अपियर फॉर एग्जाम्स, एकदम लॉजिकली। देन सी फॉर कमीशन, सीए इन प्रैक्टिस को इंश्योरेंस प्रीमियम का कमीशन मिल सकता है ओनली ऑन रिन्यूअल प्रीमियम। वो आज भी उसको इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जो कमीशन है ओनली ऑन रिन्यूअल प्रीमियम। मतलब सीए बनने के पहले तुमने जो पॉलिसीज, सीए इन प्रैक्टिस सीओपी लेने के पहले तुमने जो पॉलिसीज बेची थी, उसका प्रीमियम आज भी लोग कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं। उसका जो प्रीमियम उस पे जो कमीशन है वो तुमको मिल सकता है, ठीक है। नई पॉलिसीज तुम बेच के कमीशन कमा रहे हो, वो यहां पर अलाउड नहीं है, जनरल परमिशन में अलाउड नहीं है। फिर आई फॉर आईसीआई, बंदा सीए इंस्टीट्यूट में जाओ, पार्ट टाइम वहां पे ट्यूटरशिप करो, आईटी ओटी पढ़ाओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो पढ़ाना है पढ़ाओ,
उसके लिए भी कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर स्पेशल ए स्टैंड फॉर ऑथर, अरे बुक्स किताबें लिखो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। फॉर्म का नाम भी आ सकता है, हम पढ़कर है क्लॉज 6 में, बस प्रोफेशनल अरेंजमेंट हाईलाइट मत करो। लीगल वर्क, ठीक है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये एक गवर्नमेंट पोस्ट होती है, एग्जाम देनी पड़ती है पोस्ट पे, वो पोस्ट पे जाओ, बिल्कुल वो काम करो, बिंदास करो। एस, ठीक है, बड़ा काम होता है, मैजिस्ट्रेट बनना बड़ा काम होता है, बिंदास करो। नोटरी पब्लिक, कोर्ट अपॉइंट करता है नोटरी पब्लिक, जिनके सामने अग्रीमेंट साइन होते हैं, विटनेसेस साइन करते हैं, ताकि भाई समझ में आए कोई धोखेबाजी और फेक साइनिंग तो नहीं थी, वो काम बिंदास करो। जस्टिस पीस, परिवारों में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है वो रिजॉल्व करो, सेटलमेंट करो, बिंदास करो। पेस, आप पब्लिक पॉलिटिकल ऑफिसर्स, आपके पॉलिटिकल ऑफिसर्स, एमपी एमएलए पोस्ट रखो, आप बिंदास। डेजिग्नेशन चार्ट अकाउंट रखना, फिर उसके नीचे एमपी एमएलए एमएलसी लिख देने का। फिर एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपके आपके परिवार के पास में एग्रीकल्चर लैंड है, आपके आपके पास में एग्रीकल्चर अगर लैंड है ना भाई, तो बिंदास तुम फार्मिंग कर सकते हो वहां पे, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। फिर कंसल्टेंट, रिकवरी कंसल्टेंट करो, रिकवरी एजेंट नहीं, बैंकिंग सेक्टर में। यहां पर भी बताया इसके बारे में, जब सीए रिलेटेड सर्विसेज थे, वहां पर एमसीओएस में भी आता है, यहां पर भी आता है, दो दो जगह अलाउ करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका चैरिटी, अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन वाली भी हो सकती है, या फिर अदर भी हो सकती है, और अदर भी हो सकता है। वहां पे ऑनररी ऑफिस, ऑनररी ऑफिस मतलब बिना कमाई के तुम काम कर रहे हो, बिना कमाई के तुम काम कर रहे हो, बिना कमाई के तुम काम कर रहे हो, बिंदास वो काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यार चैरिटी का काम कर रहे हो, ठीक है। सीए फर्म के अंडर जॉब करना, बिना अप्रूवल के बिंदास कर सकते हो। फिर कोई भी एग्जाम का पेपर सेटर बनना, इवैल्यूएटर बनना, उसके ऊपर का मॉडरेटर बनना, देखो ये भी एक सीक्वेंस में, वो काम कर सकते हो। एडर बनना, प्रोफेशनल जर्नल, अकाउंट्स, टैक्स, लॉ, ऑडिट के लिए बिंदास। स्पेशल पेस वाले काम बिना परमिशन के कर डालो भाई। फिर कुछ चीजें बीट लंगूर ऑन फेंस, देखो बेटा ये प्रायर अप्रूवल लगता है, देखो पूरा कोई पूछने नहीं वाला, लेकिन रिवीजन करने के लिए शॉर्टकट याद आ जाते हैं और बार बार इसको रिवाइज करना पड़ता है। बिजनेस, अगर आपको बिजनेस में जॉब करना है, अगर आपको सीएसीए फर्म में जॉब करना है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है, पढ़कर है। अगर आपको बिजनेस में जॉब करना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेके बिंदास कर डालो। एक शर्त है, आपका आपके रिलेटिव्स का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, मतलब 20% और मोर नहीं होना चाहिए, 20% और मोर शुड नॉट बी देयर, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अगर अ, देखो, अगर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और एनजीओज में ऑनररी काम करना है, वो देखो कंपेयर करो, वो तो हम देख कर आ रहे हैं, बिंदास करो बिना अप्रूवल के। लेकिन तुमको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर तुमको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट चाहिए, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, आप बोर्ड मेंबर बने बैठे हो, ट्रस्टी बना बैठे हो, प्रिंसिपल बने बैठे हो, पैसा कमा रहे हो, आप प्रायर अप्रूवल लगेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निस्वार्थ जुड़ना है, ऑनररी जुड़ना है, परमिशन की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट के लिए जुड़ना है, पैसे के लिए जुड़ना है, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए जुड़ना है, परमिशन लगेगा। लॉजिकल है, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एनी अदर, जितनी भी लिस्ट यहां पे डिस्कस की है ना, जितनी भी लिस्ट यहां पे डिस्कस की है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नहीं तोड़ सकते, इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा बिजनेस या ऑक्यूपेशन करना है, तो आईसीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उनसे आप अप्रूवल ले लीजिए। देन टी स्टैंड फॉर ट्यूटरशिप, अगर आपको पार्ट टाइम फुल टाइम ट्यूटरशिप करनी है किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अदर देन आईसीआई, मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल के अंदर आपको पढ़ाना है पार्ट टाइम फुल टाइम, परमिशन लगेगी, ठीक है। फिर आपको पार्ट टाइम फुल टाइम लेक्चरशिप करनी है, ऐसे कोर्सेस जो सीए एग्जाम के अलग है, सीए एग्जाम से अलग है, लेकिन उनको कंडक्ट कर रहे हैं आईसीआई एचओ या ब्रांचेस में, फॉरेन कोर्सेस, एआई, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड सो ऑन, परमिशन लगेगी। अच्छा, मतलब सीए इंस्टीट्यूट में जाके सीए रिलेटेड कुछ करना है, परमिशन नहीं लगती। बाकी किसी चीज की लेक्चरशिप करनी है, परमिशन लगती है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग, कंपेयर करना पड़ेगा बेटा। फैमिली बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस आपके ऊपर डिवॉल्व हो जाता है, आ जाता है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, पार्टीशन, जो भी है, ठीक है, आपके नाम पे चल सकता है, परमिशन ले लो, चल सकता है। एक शर्त है, एक एक शर्त ही होती है, एक शर्त है, आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, आपने किसी मैनेजर मैनेजर कोई सिस्टम बना के रखी, अपने आप चल रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं। फिर फेंस में ई फॉर एडिटरशिप, नॉन प्रोफेशनल जर्नल, चंपक, ठीक है, चंपक, फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, परमिशन लगेगी भाई। अगर आपको एनजीओ में जॉब करना है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आपको चैरिटी बेसिस पे काम करना है,
किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एनजीओ में तो परमिशन नहीं लगती। आपको जॉब करना है, पैसों के लिए काम करना है आपको, एनजीओ में आपको परमिशन लगेगी, सीएन प्रैक्टिस को परमिशन लगेगी। कॉर्पोरेट लीडरशिप वेरी इंटरेस्टिंग, आपको एमडी होल टाइम डायरेक्टर बनना है, क्लॉज अलाउ नहीं कर रहा था, यहां क्लैरिफिकेशन बोला बन सकते हो, परमिशन लेके बन सकते हो, शर्त है आपका और आपके रिश्तेदारों का सब्सटैंशियल 20% मोर नहीं होना चाहिए। अब आपके रिलेटिव में कौन आते हैं, और सारे असेंडेंट आपके ऊपर वाले लोग, सारे नीचे वाले लोग, ब्रदर सिस्टर और स्पाउस, ब्रदर ब्रदर सिस्टर और स्पाउस, स्पाउस ऐसा भाई, ठीक है, सब्सटैंशियल 20% मोर। फिर उसी कंपनी में ऑडिटर और उसी कंपनी में डायरेक्टर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कंपनीज एक्ट में भी बोला है और इन्होंने गाइडलाइन क्लैरिफिकेशन में बोला पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सब्सिडरी में ऑडिटर और होल्डिंग में डायरेक्टर, ये भी क्लोज हो गया, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। वाइसे वर्सा का क्या, होल्डिंग में ऑडिटर और सब्सिडरी में उसके बारे में साइलेंट है, कुछ बोला नहीं है, ठीक है। कंडीशनल आंसर दिस डिपेंडिंग ऑन इंपैक्ट ऑन इंडिपेंडेंस। आप देख सकते हो क्या बोला हुआ है, इंडिपेंडेंस अफेक्ट कर रहा है मत करो, नहीं कर रहा है कर लो, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, साइलेंट है, सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं। अपन कंडीशनल चलो ना एकदम, ठीक है, बैलेंस चलने का अपन ने। आप किसी कंपनी के प्रमोटर बन सकते हो, बनाना एक बार की बात है ना, रोज का काम थोड़ी है, बना डालो, बिल्कुल सिग्नेटरी बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली बिजनेस आपके ऊपर डिवॉल्व आया, ठीक है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेंगे प्रूव करने के लिए। जैसे एचयूएफ में अगर आप कर्ता बन गए, ऐसा भी हो सकता है यार, ये सब इनहेरिटेंस में, सक्सेशन प्लान में, जहां पर भी आप कर्ता बन गए, कि आप कर्ता, जैसे आपके नाम पे बिजनेस हो सकता है तो आप क्या कर्ता भी रह सकते हो, बिल्कुल कर्ता भी रह सकते हो, प्रोवाइडेड आपका सिर्फ एक ही काम है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स, और कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे नाम आ सकता है तो कर्ता बन के भी चल सकते हैं। बेटा पार्ट टाइम सीओपी वर्सेस फुल टाइम सीओपी, सर ये क्या है? देखो, जैसे कोई बंदा सीओपी लेता है तो वो फुल टाइम सीओपी होल्डर ही होता है, और कुछ चीजों की वजह से वो पार्ट टाइम सीओपी में आ जाता है। पहले मैं बता दूं पार्ट टाइम सीओपी अलग कैसे होता है। पार्ट टाइम सीओपी में दो चीजें नहीं कर सकते आप आर्टिकल को ट्रेन नहीं कर सकते, जैसे एक बंदा 10-10 लोगों को ट्रेन, मतलब ये ट्रेन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ट्रेन आर्टिकल, ट्रेन ही नहीं कर सकते, आपके अंडर आर्टिकल रजिस्टर नहीं हो सकता। और दूसरा, आप ऑडिट रिव्यू, ये अश्योरेंस सर्विसेज, रिपोर्ट साइनिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइनिंग, ये काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दीज टू थिंग्स, आप दो चीजें नहीं कर सकते हो, कैन नॉट डू दिस टू थिंग्स, ठीक है। आप, अब सवाल उठता है कि दो चीजें नहीं कर सकते, कौन लोग आएंगे पार्ट टाइम सीओपी में? तीन लोग आते हैं। पहला, जितने लोगों ने स्पेसिफिक परमिशन ली है, अरे बाप रे, स्पेसिफिक परमिशन तो खतरनाक है। जितने लोगों ने स्पेसिफिक परमिशन ली है वो सारे के सारे पार्ट टाइम सीओपी, मतलब तुम स्पेसिफिक परमिशन वाले काम करने गए कि तुमको पार्ट टाइम सीओपी लग जाएगा। जितने लोग जॉब कर रहे सीए फर्म में, पार्ट टाइम सीओपी लग जाएगा। जॉब तो कर रहे हो, पार्ट टाइम सीओपी। अब देखो, जब आप जॉब करोगे तो आप पार्ट टाइम सीओपी में चले गए तो आप आर्टिकल ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन, बस यही एक एक्सेप्शन है। इसको मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस में भी हम डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप सीए फर्म में जॉब करें तो एक आर्टिकल, बड़ी मुश्किल से, इट इज एक्सेप्शन, ये पार्ट टाइम सीओपी का एक्सेप्शन है, एक आर्टिकल, ऐसे 10-10 नहीं, सिर्फ एक आर्टिकल आपके अंदर ट्रेनिंग हो सकती है। और तीसरा, टीचिंग, आप जनरल परमिशन, स्पेसिफिक परमिशन में कितना भी टीचिंग का काम करो, आप कितना भी टीचिंग का काम करो, कोई भी टीचिंग का काम करो, 25 घंटे हफ्ते के ऊपर गया तो पार्ट टाइम सीओपी। सर पार्ट टाइम सीओपी की जिंदगी झंड है क्या? ऐसा नहीं, आप पार्ट टाइम सीओपी हो, यू कैन कंटिन्यू टू रिमेन पार्टनर, यू कैन कंटिन्यू टू रिमेन पार्टनर, आप पार्टनर बनकर चल सकते हो, आप पार्टनर बनकर बिल्कुल चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप कंसल्टेंसी वाला काम कर सकते हो, आप पार्टनरशिप वाला काम कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी वाला काम कर सकते हो, ये दो काम आप कर सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है? आइए, अब अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट क्लॉज नंबर 12, देखो बेटा, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए ऐसा बोला है कि सीए इन प्रैक्टिस बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर, ठीक है, सीए फर्म के बिहाफ में जो रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साइन होते हैं, बेसिकली जो अश्योरेंस सर्विसेज का काम किया जाता है, अटेस्ट फंक्शन काम किया जाता है, वो काम कोई और करे अदर देन, बस किसको अलाउड है? सीए इन प्रैक्टिस जो कि फर्म का पार्टनर हो। क्लॉज 1 में ऑफिस में बैठ के प्रैक्टिस करने का परमिशन सीए इन प्रैक्टिस जो पार्टनर या एम्प्लॉय, ऐसा बोला था।
क्लॉज 12 बोला साइनिंग का काम तो सिर्फ ही पार्टनर करेगा, ओनली पार्टनर, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कौन से असाइनमेंट का बोल रहे हैं? कोई भी ऐसा असाइनमेंट जिसमें आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हो और अल्टीमेटली आप अश्योरेंस वाला काम करते हो, लोगों को भरोसा मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, वो सब में क्लॉज नंबर 12 लग जाएगा। जहां पर भी अश्योरेंस आप दे रहे हो, फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, जनरली ये काम एज पर लॉ, लॉ बोलता है कि आप रिपोर्ट्स ऑडिट करके, चेकिंग करके, ऑडिट करके रिपोर्ट्स दो। जनरली ये काम लॉ के हिसाब से किया जाता है या फिर अग्रीमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई एम्प्लॉय साइन कर लो चलता है, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी सीए इन प्रैक्टिस विद द पार्टनर। और कंसल्टेंसी वगैरह देने बिंदास दो, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो सेक्शन 26 है बेटा, ये सेक्शन 26 का ये भी साइनिंग वाला, क्लॉज नंबर 12 भी साइनिंग वाला और ये भी साइनिंग वाला, बस इतना ही कनेक्शन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। लेकिन क्या है कि जब भी आप क्लॉज 12 के बारे में सोचो, सेक्शन 26 भी लिख ही डालो आप साहब, क्योंकि मॉड्यूल में ऊपर नीचे दिया हुआ है और लिखा होता है। सेक्शन 26 क्या बोलता है? अगर कोई फेक चार्ट अकाउंटेंट साइन करता है इन द नेम ऑफ सीए फर्म, बेसिकली फॉर्जरी करता है, तो सेक्शन 26 में पनिशमेंट है। पहली बार किया तो 5,000 से 1 लाख, दूसरी बार किया तो 10,000 से 2 लाख, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ, इतना भाई। ठीक है, नाउ अब डेलीगेशन की हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डेलीगेशन। क्या चलो कुछ साइन तो करने पड़ेंगे, क्या कुछ चीजें साइनिंग की डेलीगेट हो सकती है? क्या हो सकती है? ठीक है, कुछ चीजें, ठीक है, हर चीज पार्टनर को साइन करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर क्या साइन कर डिस्कस कर लिया, इसी का मतलब है बाकी चीजें डेलीगेट हो सकती है। डेफिनेटली पार्टनर्स, मैनेजमेंट के लोग कुछ चीजें डेलीगेट कर सकते हैं, भाई ये सारी चीजें कोई भी साइन कर ले चलता है, लेकिन सोच समझ के डेलीगेट करो, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ गलती हुई तो यू आर आंसरेबल। ठीक है, अब क्या क्या चीजें डेलीगेट कर दो? क्लाइंट के साथ इनिशियली करस्पॉन्डेंस होती है, बातचीत होती है, उसमें कोई भी बंदा साइन कर ले चलता है। उसके बाद में उससे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, भाई इंफॉर्मेशन दे ऑडिट के लिए। ठीक है, फिर ऑडिट की क्वेरीज पूछते हैं, जानकारी मिलने के बाद एक्नॉलेजमेंट, देखो बेटा एक फ्लो में ये भी एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, फिर वाउचर पे साइन मारते, चेक हो गया, वेरिफिकेशन में साइन मारते, डॉक्यूमेंट पे चेक हो गया, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते उस पे साइन मारते, बिलिंग पे साइन मारते, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का काम करते हैं, टैक्स प्रैक्टिस में अटेंड करना, फर्म के बिहाफ में अटेंड करना, कोई भी कर सकता है। क्या एम्प्लॉय कर सकता है? यस। आर्टिकल कर सकता है? यस, एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी कर सकता है। तो ये सारे काम में कोई भी साइन मारे, जब साइन मारते तो मेंबर्स नेम, एमआरएन, आपका फर्म नेम, एफआरएन, यूडिन होना चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे क्लॉजेस है। फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 2 है, दैट इज पार्ट 2 जो है, दैट इज फॉर चार्ट अकाउंटेंट इन सर्विस। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो अपने एमोल्यूमेंट, अपनी सैलरी, बोनस, कमीशन का हिस्सा, शेयरिंग, वो किसी को भी नहीं दे सकता, नो वन। अरे भाई, प्रैक्टिस वाला तो भी 3 लोगों को पे कर सकता, 3 लोगों से एक्सेप्ट कर सकता, जॉब वाला तो किसी को भी पे नहीं कर सकता। ताकि अनएथिकल शेयरिंग करके जॉब लेना, देख तेरे को पैसे दूंगा जॉब दिला दे, देख तेरे को पैसे दूंगा बोनस दिला दे, कमीशन दिला दे, ठीक है, और अपना काम किसी और से करवाना, ऐसी हरकतें, अनएथिकल एक्विजिशन ऑफ जॉब, अनएथिकल बोनस, कमीशन, अनएथिकल वर्क शेयरिंग ना हो, इसलिए ऐसा किया है। वैसे ही एक सीए इन सर्विस जॉब वाला बंदा कुछ लोगों से, एक मतलब कुछ लोग, क्या सभी तरह के लोग आ गए इसमें, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता शेयर ऑफ द फीस। कैसे? अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है कंपनी में, ठीक है, कंपनी में जॉब कर रहा है, कंपनी कहीं पर भी एनडी में जॉब कर रहा है, कंपनी को एडवोकेट चाहिए, अरे मैं दिलवाता हूं आपको एडवोकेट, 10% मेरा, वापस एबीसी शॉर्टकट है बेटा, ए फॉर एजेंट, एजेंट वो काम दिलवाता हूं, 10% मेरा, ठीक है, बेचेगा ना माल, हाँ। ए ब्रोकर, वो प्रॉपर्टी खरीदने बेचना काम करना है, 10% मेरा। ए चार्ट अकाउंटेंट, वो सर्टिफिकेट काम करना है, 10% मेरा। ए कस्टमर, देखो डिस्काउंट 10% मेरा, नॉट अलाउड। हम एजेंट से, एडवोकेट से, ब्रोकर से, चार्ट अकाउंट से, कस्टमर से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो भाई जॉब वालों के लिए तो और भी स्ट्रिक्ट है शेयरिंग वाला काम। फिर जो पार्ट 3 है, दैट इज फॉर सीए इन जनरल। सीए इन जनरल सबके लिए, फिर तुम प्रैक्टिस वाले हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है, प्रैक्टिस वाले भी आ जाएंगे और बाकी लोग जॉब वाले, बिजनेस सब आ जाएंगे। कोई बंदा अगर फेलो चार्ट अकाउंटेंट नहीं है लेकिन बोलता है कि मैं फेलो चार्ट अकाउंटेंट हूं, मतलब झूठ बोल रहा है, क्लॉज 1 में मिसकंडक्ट, गलत बात।
फिर कोई अगर सीए इन जनरल रिप्लाई नहीं करता, जवाब नहीं दे रहा, उसको बार बार सवाल पूछे, इवन आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन लॉट ऑफ टाइम इज नॉट रिप्लाइंग, या फिर इज नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स, किसके? 4+4 8 लोग, पहले 4 आईसीआई, उससे छोटा काउंसिल, उससे छोटा कमिटी, उससे छोटा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, आप इतने बड़े बड़े लोग की बात नहीं मान रहे, या फिर 4 लोग डिसिप्लिन प्रोसीडिंग वाले, एपेलेट अथॉरिटी, उससे छोटा डिसिप्लिन कमिटी, उससे छोटा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, उससे छोटा डिसिप्लिन डायरेक्टरेट, ये जो 8 लोग है ना बेटा, ये जो 8 लोग है, ठीक है, ये 8 लोग अगर रिप्लाई नहीं करेंगे, अगर ये 8 लोग तुमसे बात कर रहे हो, तुम रिप्लाई नहीं कर, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, बदतमीजी है, मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 2, ठीक है। बार बार सीए इंस्टीट्यूट को बोला कि कौन सा दूसरा जॉब करता है, नहीं बता, रिप्लाई नहीं कर रहे, मिसकंडक्ट। अरे आर्टिकल, कितने आर्टिकल को ट्रेन कर रहे, बता नहीं रहे, मिसकंडक्ट। आरटीओ कैसे ट्रेन कर रहे हो बिना मेंबरशिप के, मिसकंडक्ट। फिर रसगुल्ले के बाजू में था आपका टी। एक तो क्लास 6 ने तुमको बड़ी मुश्किल से 2 एक्सेप्शंस दिए, जाओ दूसरे सीएन प्रैक्टिस के पास जाओ टेंडर भरो, प्रोफेशनल इंक्वायरी को रिप्लाई करो, बड़ी मुश्किल से 2 एक्सेप्शन है। क्लास 7 में बड़ी मुश्किल से एक है, आप राइटअप लिखो, राइटअप इज नथिंग बट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखकर खुद के काम की पब्लिसिटी करो, आगे पढ़ने वाले उसके बारे में, और तुम उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कितने बदतमीज लोग हो यार। क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 के एक्सेप्शन में, क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 के एक्सेप्शन में, 6 और 7 के एक्सेप्शन में आप क्या कर रहे हो, ठीक है। 6 और 7 के एक्सेप्शन में आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि फॉल्स इंफॉर्मेशन, भाई नहीं, ठीक है, नॉट अलाउड। आइए, तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आगे, अब ये पार्ट 4 है, इट वापस सी इन जनरल, सबको लगता है, प्रैक्टिस में हो या ना हो, 2 क्लॉज है, हथकड़ी, इम्प्रिजनमेंट, ही विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों को कवर करता है। डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, अगर कोई भी चार्ट अकाउंटेंट इज हेल्ड गिल्टी बाय कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, फॉर ऑफेंस, ऐसे गलत काम के लिए, ऑफेंस गलत काम के लिए, विच इज पनिशेबल फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months, मतलब जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 6 months। 3 चीजें होनी चाहिए, अगर उसका कन्विक्शन हुआ है, फिर वो पर्सनल मैटर हो कि प्रोफेशनल मैटर हो, बाय कोर्ट होना चाहिए, और एक्चुअल पनिशमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ में उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी वो देखो, क्योंकि उससे समझ में आता है कितना कितना बड़ा क्राइम है। तो वो क्लॉज नंबर 1 में अदर मिसकंडक्ट हो जाएगा। 6 महीने के ऊपर अगर पनिशमेंट है, पनिशेबल है, तो वो सेकेंड शेड्यूल में अदर मिसकंडक्ट में जाता है, देखेंगे हम लोग। फिर कोई भी ऐसा काम करोगे जिसमें इट ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द आईसीआई प्रोफेशन, आईसीआई का नाम खराब हो रहा है, प्रोफेशन का नाम खराब हो रहा है, अदर मिसकंडक्ट। अब ऐसा है कि सेक्शन 22 बोलता है कि देखो, शेड्यूल्स के अंदर जो कंडीशंस दिए उसमें तुम कवर हो जाएंगे तो इट विल बी मिसकंडक्ट। 21 बोलता है कि जो लिखी है बातें, उसके अलावा भी कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप को अगर तुम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, बिंदास करो, ठीक है। तुम उसको इन्वेस्टिगेट, तुम अगर इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, बिंदास करो, और उसको डिक्लेयर भी कर डालो मिसकंडक्ट। यू कैन डिक्लेयर द अदर मिसकंडक्ट, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। पास्ट में ये हुआ है, ये पास्ट डिसाइड केसेस है। ए फरैंगर, गुस्से में आके गाली गलौज, अब्यूजिव लैंग्वेज है, अदर मिसकंडक्ट। गुस्से में आकर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दी, नाम खराब कर दिया, मैलिगिन कर दिया नाम, ठीक है, अदर मिसकंडक्ट। आर्टिकल, आप आर्टिकल को आप, नाउ यू आर फोर्सिंग, आर्टिकल से आप अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन करवा रहे, गलत बात, खेती करवा रहे, ऐसा हुआ है, अदर मिसकंडक्ट। बैंक ऑडिट पे गया, बिफोर बैंक ऑडिट आप बैंक ऑडिट में बोगस बिल जमा करके रियम्बर्समेंट ले रहे खर्चों के, अदर मिसकंडक्ट। आप क्लाइंट प्लेस पे गए, क्लाइंट पे दबाव डालकर, ठीक है, कोअर्सिव मेथड से लोन सैंक्शन करवा रहे दोस्त भाई रिश्तेदारों के लिए, कोअर्शन करके फीस निकाल रहे जोर जबरदस्ती से, काम होने के बाद में भी उनके डॉक्यूमेंट रिटेन कर ले रहे, उनको दे नहीं रहे। एथिकल स्टैंड बोर्ड बोलता है कभी रिटेन नहीं करना, उसका पूरा काम ठप हो जाता है। फिर भले ही फीस पेंडिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, डिसीव कर रहे, यार डिसीविंग, ठीक है, आप डिसीव कर रहे, मैंने आप कंपनी में जाकर भाई साहब आप मिनट बुक्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है, गलत बात। कंपनी को फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, आरओसी से आया, इससे आया, उससे आया, गलत बात, ठीक है। फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट,
फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने ऑफिस, अरे दो गलत काम किए कंपनी में बैठ के, उनके मिनट्स बुक्स में झूठी झूठी बातें लिख दी, अप्रूवल कुछ था हुआ कुछ, उनको झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, कंपनी वालों को अलग पागल बना रहे, अपने ऑफिस में बैठ के फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर रहे लोगों के लिए, घर पे जाके रिलेटिव विल फॉर्ज कर रहे लोगों की, बहुत बुरी बात। फिर एम्प्लॉयर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे जॉब के लिए, अदर मिसकंडक्ट। पूरे ग्रॉस निग्लिजेंस से जॉब कर रहे हैं, बदतमीजी से जॉब कर रहे हैं, एकदम लैपटॉप घुमा दे रहे हैं, मीटिंग मिस कर दे रहे हैं, अदर मिसकंडक्ट। फ्रॉड कर रहे हैं आईसीआई के फंड्स के साथ, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स या रीजनल काउंसिल मेंबर्स, ठीक है, अदर मिसकंडक्ट, दैट विल बी अदर मिसकंडक्ट। नाउ आपके मैनेजिंग डायरेक्टर एक बंदा एनबीएफसी चला रहा है बढ़िया, और सबको पोस्ट डेट चेक बांट के रखे कि तुम्हारा जब भी पैसा ड्यू होगा ये चेक से पैसे लेना। सीए पे इतना भरोसा करके किया सब कुछ, अब उसका चेक बाउंस हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। बदतमीजी है, बहुत बेकार हो गया है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी एक्शन हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट को रिप्लाई नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट बार बार तुमको बोल रही जवाब दे बेटा, जवाब दे बेटा, जवाब दे बेटा, एक्सपोर्ट अथॉरिटीज, ये वो अथॉरिटीज। सीए इंस्टीट्यूट को जवाब नहीं दिया तो रसगुल्ले में जाता, बाकी लोगों को जवाब नहीं दिया तो अदर मिसकंडक्ट। गवर्नमेंट आया तुम्हारे पास, बहुत कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट के अनऑथोराइज डॉक्यूमेंट, अनऑथोराइज पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, अदर मिसकंडक्ट। फिर आखिरी के दिन तो गवर्नमेंट को लूटना शुरू कर दिया, बुक लिख दी, ब्लैक मनी कैसे जनरेट करना, टैक्स से कैसे बचे। अरे टैक्स, ब्लैक मनी कैसे, टैक्स अवॉइडेंस कैसे करना, अदर मिसकंडक्ट। दो बार रिटर्न फाइल करके कैसे, दो बार रिटर्न फाइल कर दिया, दो बार बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कर दी, ये पहले पॉसिबल था, पॉसिबल नहीं है। एडवांस टैक्स के चालान को फैब्रिकेट करके अपना अकाउंट नंबर डाल दिया ताकि रिफंड अपने अकाउंट में आए, अदर मिसकंडक्ट, ये भी गलत हो गया।